विशाल एपेक्स कॉरपोरेशन की इमारत आसमान को छू रही थी और इसके शीशे सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित कर रहे थे। माया ने एक गहरी सांस ली और अपनी साधारण लेकिन साफ सुथरी पोशाक को ठीक किया। यह दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला था, क्योंकि वह वरिष्ठ सचिव के पद के लिए अंतिम साक्षात्कार देने आई थी। उसकी पृष्ठभूमि बेहद गरीब रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक असाधारण बुद्धिमत्ता और अटूट दृढ़ संकल्प की स्पष्ट चमक थी। उसने अपने जीवन में केवल संघर्ष और भारी कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर आज वह इस मुकाम तक पहुंची थी। एपेक्स कॉरपोरेशन का मुख्य द्वार किसी भव्य महल के प्रवेश द्वार से कम नहीं लग रहा था और वहां का माहौल बहुत प्रभावशाली था। माया ने अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया और तेज कदम के साथ उस शानदार रिसेप्शन क्षेत्र की ओर बढ़ गई। उसे पता था कि यह एक अवसर उसके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक बहुत ही पेशेवर मुस्कान के साथ अभिवादन किया और 34वीं मंजिल पर स्थित मुख्य प्रतीक्षा कक्ष में जाने का निर्देश दिया। माया जब एलिवेटर में दाखिल हुई तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक शांत भाव बनाए रखा। उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था और वह अच्छी तरह जानती थी कि भारी दबाव में सही निर्णय लेने की क्षमता उसे अन्य सभी उम्मीदवारों से बहुत ज्यादा अलग और बेहतर बनाती है। 34वीं मंजिल का प्रतीक्षा कक्ष किसी 5 सितारा होटल के लाउंज जैसा प्रतीत हो रहा था, जहां हर तरफ महंगी कलाकृतियां सजी हुई थीं। उस कमरे के ठीक बीचों बीच रिया बैठी हुई थी, जो शहर के एक बहुत ही प्रभावशाली और अमीर घराने की इकलौती बेटी थी। रिया ने बेहद महंगे डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे और उसका रवैया घमंड से भरा हुआ था। माया के कमरे में प्रवेश करते ही रिया की चुभने वाली नजरें उस पर टिक गईं, जैसे वह किसी कीड़े को देख रही हो। रिया ने एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ माया को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी साधारण वेशभूषा का मूक तरीके से मजाक उड़ाया। माया ने तुरंत स्थिति का आकलन कर लिया और समझ गई कि यह लड़की घमंडी है और अपनी सत्ता के दम पर किसी को भी कुचलना चाहती है। माया ने बिना किसी झिझक के रिया की आंखों में सीधा देखा और एक बहुत ही शिष्ट मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाकर अभिवादन किया। उसे ऐसी मानसिकता वाले लोगों से निपटने का अच्छा अनुभव था। रिया अपनी जगह से उठी और बहुत ही नजाकत भरे कदमों के साथ माया के करीब आकर खड़ी हो गई। उसने बेहद तीखे स्वर में कहा कि एपेक्स कॉरपोरेशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही काम करने का मौका मिलता है। रिया का मानना था कि माया जैसी साधारण पृष्ठभूमि वाली लड़कियों को इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वे अंततः हार जाती हैं। माया ने बड़ी शांति से उसकी पूरी बात सुनी और अपने चेहरे के भावों को बिल्कुल नहीं बदला। माया ने अपनी आंखों में एक दृढ़ चमक के साथ रिया की ओर देखा और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपना जवाब दिया। उसने कहा कि किसी भी महान संस्थान में सफलता केवल पैसे से नहीं, बल्कि व्यक्ति की योग्यता और उसकी वास्तविक कार्यक्षमता से निर्धारित होती है। माया की आवाज में एक ऐसा शांत आत्मविश्वास था जिसने रिया के घमंड को एक पल के लिए हिलाकर रख दिया। रिया ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण लड़की उसे इतनी मजबूती से जवाब देगी। माया के इन स्पष्ट और बेबाक शब्दों को सुनकर रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आंखों में नफरत दिखाई देने लगी। वह अपने पूरे जीवन में केवल चापलूसों से ही घिरी रही थी, इसलिए उसे इस तरह का सीधा विरोध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रिया ने मन ही मन यह तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर माया को यह नौकरी हासिल नहीं करने देगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी गंदा तरीका ही क्यों न अपनाना पड़े। तभी प्रतीक्षा कक्ष का भारी दरवाजा खुला और मानव संसाधन विभाग के प्रमुख मिस्टर शर्मा बहुत ही गंभीर चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुए। उन्होंने दोनों उम्मीदवारों की ओर एक तीखी नजर डाली और घोषणा की कि अंतिम साक्षात्कार से पहले उन्हें एक जटिल व्यावहारिक परीक्षा से गुजरना होगा। मिस्टर शर्मा ने बताया कि ये परीक्षा उनके तनाव सहने की क्षमता का गहराई से आकलन करेगी। इस भयानक घोषणा ने कमरे के माहौल को तुरंत एक बहुत ही भारी और गंभीर तनाव से पूरी तरह भर दिया। मिस्टर शर्मा ने दोनों को अलग अलग फाइलें सौंपते हुए कहा कि इन फाइलों में कंपनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का कच्चा डेटा मौजूद है। उन दोनों को अगले 2 घंटों के भीतर इस डेटा का विश्लेषण करना है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए एक
सटीक रिपोर्ट तैयार करनी है। यह काम न केवल मुश्किल था, बल्कि इसके लिए अत्यधिक एकाग्रता और उत्कृष्ट कौशल की सख्त आवश्यकता थी। माया ने अपनी फाइल को बहुत ही सावधानी और सम्मान के साथ अपने मजबूत हाथों में लिया। दूसरी ओर रिया ने अपनी फाइल को लापरवाही से पकड़ा और माया की ओर एक बेहद कुटिल और रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखा। रिया को इस बात का पूरा भरोसा था कि उसके पास कंपनी के अंदर बैठे अपने सूत्रों की मदद से इस परीक्षा को पास करने का गुप्त तरीका है। वह अपनी परीक्षा की बात जानती थी कि उसने पहले ही माया के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच दी है और माया किसी भी हालत में सफल नहीं हो पाएगी। रिया का भयानक घमंड अब अपने सबसे ऊंचे चरम पर था। माया ने खुद को एक शांत केबिन में स्थापित किया और अपनी मेज पर रखे हुए कंप्यूटर सिस्टम को तुरंत चालू कर दिया। उसने फाइल खोली और डेटा के हर एक पन्ने को बहुत ही बारीकी और तेज गति से पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखें आंकड़ों के बीच छिपे हुए महत्वपूर्ण पैटर्न को तेजी से पहचान रही थीं और उसका दिमाग तेज काम कर रहा था। माया को यह काम पसंद आ रहा था क्योंकि चुनौतीपूर्ण स्थितियों में उसकी वास्तविक प्रतिभा हमेशा बहुत ही शानदार तरीके से उभरती थी। कमरे में केवल कीबोर्ड पर चलने वाली उसकी उंगलियों की तेज आवाज ही गूंज रही थी और उसका पूरा ध्यान केवल अपने काम पर था। बाहर की दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था और वह एपेक्स कॉरपोरेशन के इस जटिल प्रोजेक्ट की गहराई में पूरी तरह डूब चुकी थी। माया अच्छी तरह जानती थी कि उसकी यह रिपोर्ट सीधे मुख्य कार्यकारी अधिकारी की टेबल पर जाएगी, इसलिए इसमें किसी भी तरह की कोई छोटी सी गलती के लिए बिल्कुल भी कोई जगह नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे वह डेटा की गहराई में आगे बढ़ रही थी, उसे कुछ बहुत ही अजीब और असंगत चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगीं। कुछ वित्तीय आंकड़े आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे और कई महत्वपूर्ण रिपोर्टों के पन्ने एक दूसरे का पूरी तरह खंडन कर रहे थे। माया की तेज बुद्धि ने तुरंत यह खतरे की घंटी बजा दी कि इस डेटा को किसी ने बहुत ही चालाकी और जानबूझकर खराब किया है। यह निश्चित रूप से किसी सामान्य परीक्षा का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकता था। माया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस लेते हुए स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह समझने की कोशिश की। उसने तुरंत यह सटीक अनुमान लगा लिया कि यह रिया की कोई नीच चाल हो सकती है जिसने उसकी फाइल में गलत जानकारी डाल दी होगी। लेकिन माया घबराने वाली लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उसने इस नई चुनौती को अपनी बुद्धिमत्ता का एक बेहतरीन परीक्षण मान लिया। उसने गलत डेटा को अलग करने के लिए एक नई और मजबूत रणनीति तैयार की। उसने सिस्टम में मौजूद पुराने और प्रामाणिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए एपेक्स कॉरपोरेशन के आंतरिक सर्वर का बहुत ही चतुराई से उपयोग करना शुरू किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर और भी ज्यादा तेजी से चलने लगीं, क्योंकि वह गलत आंकड़ों को सुधारने और एस्टिन टीम कोड्स एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए गणनाएं कर रही थी। माया का यह काम किसी बिखरे हुए मुश्किल पहेली को फिर से जोड़ने जैसा था और वह हर एक टुकड़े को उसकी सही जगह पर बहुत ही सावधानी के साथ तेजी से फिट कर रही थी। दूसरी तरफ रिया अपने केबिन में आराम से बैठी हुई थी और अपने मोबाइल फोन पर अपनी सहेलियों के साथ बातें करने का आनंद ले रही थी। उसे लग रहा था कि उसने अपनी जीत पहले ही सुनिश्चित कर ली है और अब माया अपनी खराब फाइल के साथ बुरी तरह से संघर्ष कर रही होगी। रिया की नजर में एपेक्स कॉरपोरेशन की यह नौकरी उसकी अपनी जागीर थी और किसी गरीब लड़की की यह हिम्मत नहीं हो सकती कि वह उसे रोक सके। उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। समय बहुत ही तेजी से बीत रहा था और 2 घंटे की समय सीमा अब धीरे धीरे खत्म होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। माया ने अपनी रिपोर्ट का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ टाइप किया और सभी सुधारे गए डेटा को बहुत ही तार्किक ढंग से शामिल कर लिया। उसने न केवल उस प्रोजेक्ट की कमियों को दूर किया था, बल्कि कंपनी के मुनाफे को बढ़ाने का एक शानदार और नवीन सुझाव भी अपनी रिपोर्ट में जोड़ दिया था। उसकी रिपोर्ट अब पूरी तरह से बेदाग और एकदम सही थी। घंटी बजी और मिस्टर शर्मा की भारी आवाज इंटरकॉम पर गूंजी, जिसमें सभी उम्मीदवारों को अपना काम तुरंत रोककर रिपोर्ट जमा करने का सख्त निर्देश दिया गया। माया ने अंतिम बार अपनी रिपोर्ट को ध्यान से देखा और संतुष्ट होकर प्रिंट का बटन दबा दिया। प्रिंटर से निकलते हुए हर पन्ने के साथ उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान फैल रही थी। उसने अपनी फाइलों को एक व्यवस्थित तरीके से फोल्डर में रखा और केबिन से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। माया जैसे ही अपने केबिन से बाहर निकली,
उसका सामना सीधे रिया से हुआ, जो अपने हाथों में एक पतली सी फाइल लिए बहुत शान से खड़ी थी। रिया ने माया की ओर देखते हुए एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ पूछा कि क्या उसे वह कठिन डेटा पूरी तरह समझ में आ गया था। माया ने बिना गुस्सा दिखाए बहुत ही शांति और संयम के साथ जवाब दिया कि चुनौतियों का सामना करना ही अच्छे पेशेवर की सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है। यह सुनकर रिया का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मिस्टर शर्मा ने दोनों की फाइलों को अपने हाथों में लिया और बिना कोई भी प्रतिक्रिया दिए उन्हें अपने सहायक को आगे की जांच के लिए सौंप दिया। उन्होंने बताया कि अब यह रिपोर्ट सीधे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय में भेजी जाएगी और वही इस पर अपना अंतिम निर्णय लेंगे। इस बीच दोनों उम्मीदवारों को बोर्डरूम के बाहर स्थित मुख्य लाउंज में इंतजार करने का निर्देश दिया गया था। माहौल में एक बहुत ही अजीब सी शांति और भयानक तनाव छाया हुआ था, जिसे साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। लाउंज में बैठकर माया अपने दिमाग में उन सभी संभावित सवालों की रणनीति बना रही थी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी उससे इस रिपोर्ट के आधार पर पूछ सकते थे। उसे मालूम था कि एपेक्स कॉरपोरेशन के सीईओ अपनी बेदाग कार्यशैली और बहुत ही सख्त फैसलों के लिए पूरे व्यापार जगत में काफी मशहूर थे। वे किसी भी तरह की कोई गलती को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते थे और यही कारण था कि उनकी कंपनी आज पूरी दुनिया में सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर मजबूती के साथ विराजमान थी। रिया अपनी जगह पर बेचैनी से हिल रही थी और उसने जानबूझकर ऊंचे स्वर में अपने प्रभावशाली पिता के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। वह यह दिखाना चाहती थी कि कंपनी के कई बड़े अधिकारी उसके परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और यह नौकरी उसके लिए सुरक्षित है। लेकिन माया ने उसकी इन सभी फालतू और खोखली बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें बंद करके केवल अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत पर ध्यान केंद्रित करना पूरी तरह से जारी रखा। लगभग आधे घंटे के लंबे और थका देने वाले इंतजार के बाद बोर्डरूम का भारी दरवाजा खुला और सीईओ का मुख्य सहायक बाहर निकल कर आया। उसने बहुत ही गंभीर और सख्त आवाज में रिया और माया दोनों को एक साथ अंदर आने के लिए कहा, क्योंकि बॉस उन दोनों से कुछ पूछना चाहते थे। माया ने एक बार फिर लंबी गहरी सांस ली और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ उस विशाल और शानदार कमरे की ओर अपने मजबूत कदम तेजी से बढ़ा दिए। बोर्डरूम बेहद विशाल था और इसकी खिड़कियों से पूरे शहर का एक बहुत ही शानदार और मनमोहक दृश्य साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। कमरे के दूसरे छोर पर एक बहुत बड़ी लकड़ी की मेज के पीछे एक लंबी आकृति एक बड़ी सी कुर्सी पर शांत बैठी हुई थी। वह इस पूरी विशाल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, जिनका चेहरा हल्की सी परछाई में छिपा हुआ था, लेकिन उनकी तेज आंखें सीधे इन दोनों उम्मीदवारों पर टिकी हुई थीं। कमरे का तापमान अचानक बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होने लगा था। सीईओ ने अपनी मेज पर रखी हुई दोनों फाइलों को धीरे से अपनी उंगलियों से छुआ और फिर कमरे में उनकी भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। उन्होंने बिना किसी भी तरह की कोई भूमिका बांधे सीधा और स्पष्ट सवाल पूछा कि उन दोनों में से किसने जानबूझकर कंपनी के इस डेटा को नष्ट करने की कोशिश की थी। इस भयानक और सीधे सवाल को सुनकर रिया के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया और उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। माया बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ी रही। माया अच्छी तरह समझ गई थी कि सीईओ ने उसकी रिपोर्ट में मौजूद सभी सुधारे गए डेटा और उन भयंकर असंगतियों को बहुत ही बारीकी से पकड़ लिया है। यह वह महत्वपूर्ण क्षण था जिसका माया को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि अब सच्चाई सामने आने वाली थी और न्याय होने का समय आ गया था। उसने रिया की ओर एक बहुत ही संक्षिप्त नजर डाली, जो अब डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी, और फिर सीईओ की तीखी आंखों में सीधे देखते हुए अपनी बात कहने के लिए खुद को तैयार किया। कमरे में पसरी हुई वह भयानक खामोशी हर गुजरते सेकंड के साथ और भी ज्यादा गहरी और जानलेवा होती जा रही थी, जिसका प्रभाव साफ महसूस हो रहा था। रिया ने घबराहट में अपनी आवाज को स्थिर करने की नाकाम कोशिश करते हुए तुरंत यह बेतुका दावा कर दिया कि उसकी फाइल बिल्कुल सही थी और माया ही झूठी है। उसने सीईओ को यह समझाने का प्रयास किया कि माया जैसी गरीब और निचले स्तर की लड़की ही ऐसी नीच और घटिया हरकतों को अंजाम देने की पूरी तरह से हिम्मत कर सकती है। सीईओ ने रिया की इस आधारहीन और बेवकूफी भरी बात को सुनकर अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिया और वे बिल्कुल ठंडे बने रहे।
उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और रिया को तुरंत चुप रहने का सख्त और स्पष्ट इशारा किया, जिससे उसकी बोलती पूरी तरह से बंद हो गई। इसके बाद वे माया की तरफ मुड़े और उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन बेहद खतरनाक स्वर में माया से पूछा कि क्या उसे रिया के इन गंभीर और भयानक आरोपों के जवाब में अपने बचाव के लिए कुछ भी कहना है। माया ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपना सिर ऊंचा रखते हुए सीधे उस ताकतवर इंसान की आंखों में देखा। उसने बहुत ही स्पष्ट और सधी हुई आवाज में कहा कि सच को साबित करने के लिए शब्दों की नहीं बल्कि ठोस सबूतों की आवश्यकता होती है। माया ने आगे बताया कि उसकी रिपोर्ट के अंतिम पन्ने पर वह सारा डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद है जो यह साफ साबित करता है कि मूल डेटा के साथ किस कंप्यूटर से और किस सटीक समय पर भयानक छेड़छाड़ की गई थी। माया के आत्मविश्वास से भरे शब्दों ने बोर्डरूम में खामोशी ला दी और सीईओ ने अपनी नजरें तुरंत उस रिपोर्ट के अंतिम पन्ने पर गड़ा दी। उनका चेहरा भावहीन था, लेकिन उनकी आंखें डेटा में छिपे सच को बारीकी से पढ़ रही थीं। मिस्टर शर्मा, जो रिया के काम की परिवार के करीबी माने जाते थे, अचानक घबरा गए और उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए सीईओ को बीच में टोकने की बहुत बड़ी जरूरत कर दी। उन्होंने हकलाते हुए कहा कि कंपनी के सर्वर में तकनीकी खराबी है और यह डिजिटल फुटप्रिंट पूरी तरह गलत और भ्रामक हो सकता है। मिस्टर शर्मा ने यह झूठा दावा किया कि माया अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए रिया पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है ताकि वह झूठी सहानुभूति हासिल कर सके। रिया ने भी तुरंत एक मासूम चेहरा बना लिया और रोने का नाटक करने लगी, जैसे वह कोई बेचारी पीड़ित हो। सीईओ ने उन दोनों की ओर एक ऐसी ठंडी नजर से देखा कि शर्मा के माथे पर पसीना छलक आया। सीईओ ने स्पष्ट कर दिया कि इस बहस को खत्म करने के लिए अब एक और बहुत ही कठिन व्यावहारिक परीक्षण तुरंत और यहीं आयोजित किया जाएगा। यह नया परीक्षण कोई सामान्य कार्य नहीं था, बल्कि एक भयंकर वास्तविक संकट का सीधा अनुकरण था, जिसका सामना एपेक्स कॉरपोरेशन को अभी करना पड़ रहा था। सीईओ ने बताया कि यूरोप के एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण क्लाइंट ने झूठी अफवाहों के कारण अपना एक विशाल अनुबंध अचानक रद्द करने की गंभीर धमकी दी है। दोनों उम्मीदवारों को केवल 3 घंटों के भीतर उस नाराज क्लाइंट को शांत करने के लिए एक विस्तृत और प्रभावशाली रणनीति तैयार करनी थी। यह स्थिति व्यापारिक दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक चुनौतियों में से एक मानी जाती थी। रिया के चेहरे पर तुरंत एक बहुत ही चालाक और विजयी मुस्कान लौट आई, क्योंकि उसे लगा कि यह स्थिति उसके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है। वह जानती थी कि उसके प्रभावशाली पिता के यूरोप के उस क्लाइंट कंपनी के कई बड़े बोर्ड सदस्यों के साथ गहरे और व्यक्तिगत संबंध है। उसने मन ही मन यह रणनीति बनाई कि वह काम करने के बजाय केवल अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल करके आसानी से जीत जाएगी। दूसरी ओर माया ने बिल्कुल शांत स्वर में केवल क्लाइंट की आवश्यक फाइलें मांगी ताकि समस्या की गहराई को समझ सके। मिस्टर शर्मा ने दोनों लड़कियों को अलग अलग कमरों में भेज दिया और उन्हें उनके काम के लिए जरूरी शारीरिक फाइलें तुरंत सौंप दी, लेकिन रिया के गुप्त सहयोगी के रूप में उन्होंने एक बहुत ही नीच और गंदी चाल चली, जिसे पकड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। उन्होंने जानबूझकर माया को जो फाइल दी उसमें से क्लाइंट की असली प्राथमिकताओं को हटा दिया गया था और उसमें पूरी तरह से पुराने और गलत वित्तीय आंकड़े डाल दिए गए थे। यह एक ऐसा खतरनाक और खामोश जाल था जो किसी का भी करियर बर्बाद कर सकता था। माया ने बहुत ही शांति के साथ अपने कमरे में रखे हुए सोफे पर बैठकर अपनी फाइल को खोला और उसे बारीकी से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह उन पन्नों के अंदर गहराई में जाने लगी, उसे यह महसूस होने लगा कि इन आंकड़ों में कुछ भी तर्कसंगत नहीं है। क्लाइंट के जो मुनाफे के मार्जिन इस फाइल में दिखाए गए थे, वे सार्वजनिक बाजार के मौजूदा रुझानों का पूरी तरह से सीधा विरोध कर रहे थे। एक बार फिर से माया का तेज दिमाग खतरे की घंटी बजाने लगा और वह और ज्यादा सतर्क हो गई। माया को यह एहसास होने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि उसके साथ फिर से एक भद्दा और भयानक मजाक किया गया है। उसे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था कि अगर वह अब मिस्टर शर्मा से शिकायत करेगी तो वे उसे ही अयोग्य और नाकाबिल ठहरा देंगे। वह इस गंदे खेल में पूरी तरह फंस चुकी थी, जहां उसके पास सच्चाई साबित करने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। घबराने के बजाय माया ने अपनी आंखें बंद कीं और दिमाग को शांत करके किसी दूसरे सुरक्षित और तार्किक रास्ते की तलाश शुरू कर दी। माया की सबसे बड़ी ताकत
उसकी शानदार फोटोग्राफिक याददाश्त और विश्लेषणात्मक क्षमता थी जो उसे हमेशा दूसरों से अलग बनाती थी। उसने पिछले हफ्ते पढ़ी गई एक बहुत ही छोटी सी खबर को याद किया जिसमें इस यूरोपीय क्लाइंट के हालिया संरचनात्मक बदलावों का जिक्र था। माया ने फाइल में दिए गए उन सभी गलत और भ्रामक आंकड़ों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक नया रास्ता चुना। उसने बाजार में मौजूद सार्वजनिक राजस्व के आंकड़ों के आधार पर उल्टी दिशा में अपनी जटिल गणितीय गणनाएं करनी शुरू कर दी ताकि असली सच्चाई तक पहुंच सके। यह काम बहुत ही ज्यादा थका देने वाला और मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण था, जिसके लिए अटूट एकाग्रता की सख्त आवश्यकता थी। लगातार कई घंटों तक पेन चलाने के कारण माया के हाथों में भयंकर ऐंठन होने लगी थी, लेकिन उसने एक पल के लिए भी रुकना मंजूर नहीं किया। वह सादे कागजों को जटिल सूत्रों और शानदार तार्किक कटौतियों से तेजी से भरती जा रही थी, जो एक जादुई दृश्य जैसा था। माया बहुत ही चतुराई से उस विदेशी क्लाइंट की वास्तविक वित्तीय सेहत का एक बिल्कुल नया और एकदम सटीक नक्शा तैयार कर रही थी। दूसरी तरफ रिया अपने शानदार कमरे में बैठकर महंगे मोबाइल फोन पर मजे से तस्वीरें देखने में व्यस्त थी। उसने क्लाइंट के लिए केवल एक बहुत ही साधारण और महत्वहीन सा प्रस्ताव लिखा जिसमें कोई भी ठोस या वास्तविक वित्तीय योजना शामिल नहीं थी। इसके बाद उसने अपना सारा कीमती समय केवल यह सोचने में बर्बाद कर दिया कि वह अंतिम प्रस्तुति के दौरान माया को कैसे नीचा दिखाएगी। रिया का यह भयानक अहंकार और उसकी झूठी श्रेष्ठता की भावना उसे अंदर ही अंदर एक गहरी और अंधेरी खाई की तरफ तेजी से धकेल रही थी। माया ने अपनी लंबी और थका देने वाली गणनाओं के अंत में जब परिणामों को देखा तो उसके रोंगटे बुरी तरह से खड़े हो गए। उसे यह भयानक सच्चाई समझ में आ गई कि यह झूठा डेटा विशेष रूप से उसे एक आक्रामक अधिग्रहण का प्रस्ताव देने के लिए उकसाने के लिए बनाया गया था। अगर माया इस गलत डेटा के आधार पर अपनी रणनीति बनाती तो वह यूरोपीय क्लाइंट बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करता। इस भयानक गलती से न केवल माया की नौकरी चली जाती बल्कि एपेक्स कॉरपोरेशन की पूरी वैश्विक प्रतिष्ठा भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाती। इस खतरनाक और जानलेवा जाल की भयानक क्रूरता ने माया को अंदर तक बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था और वह हैरान थी। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि रिया और मिस्टर शर्मा की गंदी राजनीति इस खतरनाक और नीच स्तर तक गिर सकती है। वे लोग केवल एक गरीब लड़की को इस छोटी सी प्रतियोगिता से बाहर निकालने के लिए कंपनी के करोड़ों डॉलर के एक वास्तविक अनुबंध को भी दांव पर लगाने को तैयार थे। यह उनकी सत्ता की भूख और भयानक लालच का सबसे घिनौना और शर्मनाक प्रदर्शन था। इन सभी डरावने विचारों को झटकते हुए माया ने अपना सारा ध्यान पूरी तरह से केवल अपने मुख्य काम पर केंद्रित कर दिया। उसने मानव संसाधन विभाग द्वारा दी गई उस जहरीली और गलत फाइल को हमेशा के लिए किनारे फेंक दिया और उस पर कोई भरोसा नहीं किया। इसके बजाय माया ने एक बहुत ही शानदार और पूरी तरह नई सहकारी रणनीति तैयार की जो उस क्लाइंट की वास्तविक और छिपी हुई जरूरतों के साथ मेल खाती थी। यह रणनीति दोनों कंपनियों के बीच एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित व्यापारिक पुल बनाने का काम करने वाली थी। 3 घंटे की वह लंबी और तनावपूर्ण समय सीमा अब पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर तेजी के साथ पहुंच चुकी थी। मिस्टर शर्मा की कठोर और अधिकारपूर्ण आवाज पूरे कार्यालय के इंटरकॉम पर जोर से गूंज उठी, जिसने माहौल में भयानक तनाव भर दिया। उन्होंने दोनों उम्मीदवारों को अपना काम तुरंत रोकने और अपनी फाइलें लेकर मुख्य प्रस्तुति हॉल में जल्द से जल्द इकट्ठा होने का सख्त निर्देश दिया। उस हॉल में एपेक्स कॉरपोरेशन का पूरा कार्यकारी बोर्ड उनके इस महत्वपूर्ण अंतिम परीक्षण के परिणामों को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। माया ने मेज पर फैले हुए उन सभी सादे और हस्तलिखित पन्नों को बहुत ही सावधानी और सम्मान के साथ एक साफ फोल्डर में व्यवस्थित किया। उसके पास रिया की तरह दिखाने के लिए कोई चमकदार या महंगे कवर वाली शानदार मुद्रित रिपोर्ट बिल्कुल मौजूद नहीं थी। रिया जब अपने कमरे से बाहर निकली तो उसके हाथों में एक बहुत ही सुंदर और रंगीन बाइंडर था जिसे शायद किसी चापलूस सहायक ने तैयार किया था। रिया की चाल में इतना ज्यादा घमंड था जैसे वह इस विशाल इमारत और कंपनी की एकमात्र असली और शक्तिशाली मालकिन हो। वे दोनों लड़कियां इमारत के लंबे और शांत गलियारे से होते हुए शानदार मुख्य प्रस्तुति हॉल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं।
अचानक रिया ने जानबूझकर और गंदी नीयत के साथ माया के कंधे पर एक जोरदार और अपमानजनक धक्का मार दिया। रिया ने बहुत ही धीमी लेकिन जहरीली आवाज में फुसफुसाते हुए कहा कि माया की गरीबी और उसका नीचा स्तर उसे इस कंपनी के बिल्कुल लायक नहीं बनाता है। माया ने इस सस्ते और घिनौने उकसावे पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी नजरें केवल सामने अपनी मंजिल पर टिकाए रखीं। माया ने रिया की इस बचकानी हरकत पर गुस्सा करने के बजाय अपने चेहरे पर एक बहुत ही शांत और समझदार मुस्कान बिखेर दी। वह अपने जीवन के गहरे अनुभवों से यह बात अच्छी तरह जानती थी कि इस तरह का अंधा और बेवकूफी भरा अहंकार हमेशा एक भयानक और विनाशकारी पतन का सीधा संकेत होता है। माया ने अपने उन हस्तलिखित पन्नों को अपने सीने से और भी ज्यादा मजबूती के साथ लगा लिया और अब वह बोर्ड के सामने किसी भी खतरनाक चुनौती का पूरी तरह से सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। वह मुख्य प्रस्तुति हॉल इतना विशाल और भव्य था कि वह किसी बड़े और ऐतिहासिक संसदीय कक्ष की तरह प्रतीत हो रहा था। कमरे के अंदर कंपनी के कई शक्तिशाली और अनुभवी बोर्ड सदस्य एक बड़े से अर्धचक्र में अपनी अपनी कुर्सियों पर शांति से बैठे हुए थे। उसका सांसिया था फामन संबंध है। पूरे भव्य अर्धचक्र के ठीक बीचों बीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपनी एक बहुत बड़ी और विशेष कुर्सी पर बिल्कुल शांत और स्थिर बैठे थे। उनके चेहरे के भाव इतने ज्यादा रहस्यमयी और सख्त थे कि कोई भी उनके असली और खतरनाक विचारों को बिल्कुल नहीं पढ़ सकता था। मिस्टर शर्मा ने चापलूसी भरे अंदाज में बोर्ड के सभी ताकतवर सदस्यों के सामने दोनों अंतिम उम्मीदवारों का औपचारिक रूप से परिचय कराया। उन्होंने जानबूझकर रिया की अमीर और प्रभावशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि पर ज्यादा जोर दिया और उसकी झूठी तारीफों के लंबे पुल बांध दिए। दूसरी ओर जब माया की बारी आई तो उन्होंने चालाकी से उसकी शानदार शैक्षणिक उपलब्धियों और जीवन भर की कड़ी मेहनत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यह भेदभाव इतना ज्यादा स्पष्ट और घिनौना था कि कमरे में बैठा हर व्यक्ति इसे आसानी से महसूस कर सकता था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपना एक हाथ सख्ती के साथ हवा में उठाया और मिस्टर शर्मा की फालतू बातों को बीच में ही बेदर्दी से काट दिया। उन्होंने अपनी बेहद ठंडी और गूंजती हुई आवाज में स्पष्ट किया कि किसी का भी अमीर पारिवारिक इतिहास डूबते हुए व्यापारिक सौदों को कभी नहीं बचा सकता है, क्योंकि इसके लिए केवल एक तेज और कुशाग्र दिमाग की आवश्यकता होती है। सीईओ ने बिना किसी देरी किए तुरंत दोनों उम्मीदवारों को अपनी अपनी प्रस्तुतियां शुरू करने का बहुत ही कड़ा और सीधा आदेश दे दिया। रिया पूरे अति आत्मविश्वास के साथ सबसे पहले प्रस्तुति देने आगे आई और उसने बड़ी स्क्रीन पर अपनी चमकदार स्लाइडें दिखानी शुरू कर दी। हालांकि उसकी पूरी रणनीति केवल शानदार व्यक्तिगत रात्रिभोज आयोजित करने और महंगे उपहारों के माध्यम से उन नाराज यूरोपीय ग्राहकों को खुश करने पर केंद्रित थी। उसकी इस भव्य प्रस्तुति में किसी भी तरह के शुद्ध और ठोस व्यापारिक तर्क या वास्तविक वित्तीय समाधान का पूरी तरह से अभाव था। यह केवल एक अमीर लड़की का बचकाना और खोखला दिखावा था जिसमें कोई भी गहराई बिल्कुल नहीं थी। बोर्ड के सभी अनुभवी सदस्य रिया की मूर्खतापूर्ण और बचकानी प्रस्तुति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए और वे एक दूसरे के साथ धीमी आवाज में फुसफुसाने लगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपनी जगह पर बैठे हुए पलकें तक नहीं झपकाईं और उनका चेहरा ठंडे पत्थर की तरह भावहीन और कठोर बना रहा। जब रिया ने अपनी ये बेतुकी प्रस्तुति समाप्त की तो उसने बहुत चौड़ी और झूठी मुस्कान के साथ सबकी ओर देखा। वह इस बात से पूरी तरह से अनजान और अंधी थी कि कमरे का माहौल उसके खिलाफ बहुत ज्यादा ठंडा और निराशाजनक हो चुका था। अब खुद को साबित करने की माया की बारी आ गई थी और वह शांत और सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ी। वह उस शक्तिशाली और अनुभवी बोर्ड के सामने केवल अपने सादे और हस्तलिखित पन्नों को पकड़े हुए निडर होकर खड़ी थी। पूरे विशाल कमरे में एक अजीब और डरावनी खामोशी छा गई थी, क्योंकि वहां मौजूद लगभग हर व्यक्ति को यही उम्मीद थी कि यह गरीब लड़की इतने भयानक दबाव में बुरी तरह टूट जाएगी। लेकिन माया की आंखों में एक अजीब चमक और अटूट आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। माया ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीं और गहरी और शांत सांस लेकर अपने मन के सारे डर को बाहर निकाल दिया। उसने आंखें खोलीं और सिर ऊंचा करते हुए सीधे मुख्य कार्यकारी अधिकारी की गहरी और जांचने वाली आंखों में पूरे आत्मविश्वास के साथ देखा। वह अब अपने दुश्मनों द्वारा बिछाए गए खतरनाक और जानलेवा जाल को
पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार थी। माया उस शानदार और बेजोड़ रणनीति को सबके सामने उजागर करने वाली थी जिसे उसने भयानक धोखे और भारी दबाव की आग में तपकर खुद बनाया था। माया ने सधी हुई और स्पष्ट आवाज में बोलना शुरू किया, जिसने उस विशाल कमरे की भयानक खामोशी को धारदार तलवार की तरह चीर कर रख दिया। उसने अपनी बात की शुरुआत में ही मानव संसाधन विभाग द्वारा दिए गए उस जहरीले और गलत डेटा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। माया ने इसके बजाय सीधे उस विदेशी क्लाइंट की वास्तविक बाजार स्थिति और उनकी बुनियादी आर्थिक सच्चाई को संबोधित किया। यह अप्रत्याशित और शानदार शुरुआत देखकर मिस्टर शर्मा के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया और वे सन्न रह गए। माया ने अपनी सुरीली लेकिन बेहद मजबूत आवाज में उस यूरोपीय क्लाइंट की वास्तविक वित्तीय स्थिति का एक बहुत ही सटीक और शानदार विश्लेषण प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। उसने किसी भी चमकदार स्क्रीन या कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपने हाथों से लिखे हुए उन सादे पन्नों से अद्भुत और जटिल आंकड़े पढ़ रही थी। उसने स्पष्ट किया कि क्लाइंट असल में क्या चाहता है और एपेक्स कॉरपोरेशन उसे वह सब कैसे दे सकता है। बोर्डरूम में बैठे सभी वरिष्ठ अधिकारियों की आंखें आश्चर्य और सम्मान के साथ धीरे धीरे चौड़ी होने लगी थीं। माया की इस बेहतरीन और अचूक प्रस्तुति को देखकर मिस्टर शर्मा के माथे से ठंडे पसीने की बूंदें तेजी से टपकने लगी थीं। उन्होंने घबराहट में अपनी कुर्सी से उठते हुए माया को बीच में ही बहुत ही कठोर और असभ्य तरीके से रोकने की कोशिश की। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि माया उन आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग बिल्कुल नहीं कर रही है जो मानव संसाधन विभाग द्वारा उसे दिए गए थे। उनका यह भयानक हस्तक्षेप पूरे कमरे में एक बहुत ही अजीब और तनावपूर्ण माहौल पैदा कर रहा था जो सबके लिए असहज था। मिस्टर शर्मा ने बोर्ड के सभी सदस्यों की ओर देखते हुए यह झूठा दावा किया कि माया कंपनी के नियमों का खुला उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि यह लड़की अपनी मनमर्जी से झूठे आंकड़े गढ़ रही है जो पूरी तरह से अमान्य और अस्वीकार्य होने चाहिए। रिया भी अपनी जगह पर बैठे हुए एक बहुत ही नीच और शातिर मुस्कान के साथ माया की इस संभावित हार का पूरा आनंद ले रही थी। उन दोनों को पूरी तरह से यह लग रहा था कि उनका बिछाया हुआ वह खतरनाक जाल अब अपना काम कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि मिस्टर शर्मा अपनी बेतुकी और झूठी बातों को आगे बढ़ा पाते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपना हाथ हवा में सख्ती से उठा दिया। उनकी केवल एक छोटी सी हरकत ने ही उस विशाल कमरे में छाई हुई पूरी खामोशी को और भी ज्यादा गहरा और भयानक बना दिया था। उन्होंने अपनी ठंडी और गूंजती हुई आवाज में मिस्टर शर्मा को तुरंत शांत रहने और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ जाने का कड़ा निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी तीखी और खतरनाक नजरें सीधे माया के शांत और मासूम चेहरे पर टिका दी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने माया से बहुत ही सीधे और सख्त लहजे में पूछा कि उसने अपनी इस रणनीति के लिए ये नए आंकड़े कहां से प्राप्त किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उसने यह जानकारी केवल अपनी कल्पना से बनाई है तो उसे इस कंपनी से हमेशा के लिए तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। यह एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक चेतावनी थी जिसने वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की सांसों को कुछ पलों के लिए पूरी तरह से रोक दिया था। लेकिन माया का चेहरा अभी भी पूरी तरह से शांत और स्थिर था। माया ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपने हाथों में पकड़े हुए उन सादे पन्नों को बोर्ड के सामने रख दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में बताया कि उसने ये आंकड़े किसी भी तरह से अपनी कल्पना से नहीं बनाए हैं, बल्कि सार्वजनिक बाजार के रुझानों से निकाले हैं। उसने अपनी उन जटिल गणितीय गणनाओं को बहुत ही विस्तार से समझाया जिनका उपयोग करके उसने उस गलत फाइल की सारी भयानक कमियों को दूर किया था। उसकी तार्किक बातें इतनी ज्यादा स्पष्ट और मजबूत थीं कि कोई भी उन्हें नकार नहीं सकता था। माया ने आगे बोलते हुए बहुत ही चालाकी और समझदारी के साथ उस झूठी फाइल की तरफ एक सीधा इशारा भी कर दिया। उसने कहा कि जो आधिकारिक फाइल उसे दी गई थी उसमें मौजूद वित्तीय मार्जिन और मुनाफा बाजार की मौजूदा स्थिति के बिल्कुल विपरीत थे। उसने यह भी बताया कि अगर वह उन गलत आंकड़ों के आधार पर कोई योजना बनाती तो एपेक्स कॉरपोरेशन का करोड़ों डॉलर का भारी नुकसान होना निश्चित था। उसकी इन गहरी और रहस्यमयी बातों ने मिस्टर शर्मा और रिया दोनों की सांसों को बुरी तरह से अटका कर रख दिया। बोर्ड के सभी अनुभवी और तेज तर्रार सदस्य माया की इस शानदार तर्क शक्ति और उसकी अद्भुत विश्लेषणात्मक क्षमता से पूरी तरह से प्रभावित हो चुके थे। वे अच्छी तरह समझ गए थे
कि इस साधारण सी दिखने वाली लड़की के पास किसी भी जटिल समस्या को सुलझाने का एक बहुत ही दुर्लभ और विशेष गुण मौजूद है। वे एक दूसरे की तरफ देखकर धीमी आवाज में माया की तारीफ करने लगे थे, जिसने इस भारी संकट को टाल दिया था। यह दृश्य रिया के लिए किसी भयानक और डरावने सपने के सच होने जैसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो अब तक बिल्कुल शांत और भावहीन बैठे थे, उनके चेहरे पर पहली बार एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। वे मन ही मन इस बात से बेहद हैरान थे कि एक इतनी कम उम्र की लड़की इतने भयानक मानसिक दबाव को कैसे आसानी से झेल सकती है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई बड़े अधिकारियों को ऐसे दबाव में बुरी तरह टूटते और रोते हुए देखा था, लेकिन माया एक चट्टान की तरह खड़ी थी। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि यह लड़की उनके लिए एक बहुत ही अनमोल हीरा है। स्थिति को अपने हाथों से पूरी तरह फिसलता हुआ देखकर रिया का झूठा आत्मविश्वास अब बुरी तरह से टूटने लगा था और वह डर गई थी। उसने बिना किसी अनुमति के अपनी जगह से खड़े होकर माया की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसके गरीब होने का भद्दा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जो लड़की ठीक से अंग्रेजी भी नहीं बोल सकती, वह इस विशाल और अंतर्राष्ट्रीय एपेक्स कॉरपोरेशन का प्रतिनिधित्व कभी भी नहीं कर सकती है। यह उसका एक बहुत ही हताश और नीच प्रयास था, जिससे वह बोर्ड का ध्यान भटकाना चाहती थी। माया ने रिया के इस घटिया और व्यक्तिगत हमले का बहुत ही शांति और संयम के साथ, पूरी गरिमा के साथ सामना किया। उसने बिल्कुल धारा प्रवाह और बेहतरीन अंग्रेजी में जवाब देते हुए कहा कि भाषा केवल संवाद का एक माध्यम है, न कि किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का असली पैमाना। उसने आगे कहा कि कंपनी का प्रतिनिधित्व महंगे कपड़ों से नहीं, बल्कि व्यक्ति की कड़ी मेहनत और उसकी शानदार कार्यकुशलता से ही किया जाता है। माया के इस करारे और शानदार जवाब ने रिया का मुंह पूरी तरह से बंद करके उसे शर्मिंदा कर दिया। मिस्टर शर्मा ने अपनी बची खुची इज्जत को बचाने के लिए कंपनी के कुछ बहुत ही पुराने और सख्त नियमों का सहारा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि चाहे माया की रणनीति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसने कंपनी की आधिकारिक परीक्षा प्रक्रिया और तय नियमों का पालन नहीं किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नियम सबके लिए पूरी तरह से समान होने चाहिए और माया को इस आधार पर तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। उनकी इस बात ने कमरे के सकारात्मक माहौल को फिर से थोड़ा खराब कर दिया। मिस्टर शर्मा की इस कूटनीतिक और घुमावदार बात ने बोर्ड के कुछ वरिष्ठ और पुराने सदस्यों को भी गहरी सोच में डाल दिया था। वे लोग कंपनी के कड़े नियमों को लेकर हमेशा से बहुत ज्यादा सख्त रहे थे और वे नहीं चाहते थे कि कोई भी गलत मिसाल कायम हो। हॉल के अंदर एक बार फिर से भारी बहस शुरू हो गई थी कि क्या बुद्धिमत्ता को नियमों से ऊपर रखा जाना चाहिए या नहीं। इस अचानक हुए बदलाव ने माया के अंतिम परिणाम को फिर से बीच में ही खतरनाक तरीके से लटका दिया था। बोर्ड के सदस्यों के बीच बढ़ती हुई इस लंबी और तीखी बहस को सुनकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपनी मेज पर उंगली से एक हल्की सी दस्तक दी। उस छोटी सी आवाज ने ही पूरे विशाल कमरे में तुरंत एक डरावनी और भारी खामोशी को फिर से पूरी तरह से कायम कर दिया। उन्होंने अपनी गहरी और रहस्यमयी आंखों से मिस्टर शर्मा को घूरा, जिससे शर्मा की रीढ़ की हड्डी में अचानक एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। सब लोग केवल उनके अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण फैसले का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करने लगे थे। उन्होंने बहुत ही ठंडे और शांत लहजे में कहा कि एपेक्स कॉरपोरेशन केवल अंधे नियमों पर चलने वाले मूर्ख और रोबोट जैसे लोगों को नौकरी पर नहीं रखता है। वे ऐसे बुद्धिमान पेशेवरों की तलाश में हैं जो विपरीत परिस्थितियों में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कंपनी को बड़े संकटों से बाहर निकाल सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि माया ने न केवल उस खतरनाक जाल को पहचाना, बल्कि उसने कंपनी को एक बहुत बड़े वित्तीय नुकसान से भी बचा लिया है। उनका यह बयान माया के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत के समान था। लेकिन इसके बावजूद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह भी कहा कि इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया में कुछ बहुत ही गंभीर और डरावनी अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने घोषणा की कि जब तक इस पूरे मामले की एक बहुत ही गहन और निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। यह सुनकर रिया और मिस्टर शर्मा की सांस में कुछ हद तक सांस आई, क्योंकि उन्हें अपने अपराधों को छिपाने के लिए थोड़ा सा समय मिल गया था। हालांकि माया इस अस्थायी फैसले से
थोड़ी सी निराश जरूर महसूस कर रही थी। माया अच्छी तरह जानती थी कि उसे अभी अपनी इस लड़ाई में पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है, अने रास्ता अभी भी बहुत कठिन है। वह समझ गई थी कि रिया और उसके सहयोगी इस बचे हुए समय का उपयोग सारे सबूतों को हमेशा के लिए नष्ट करने में जरूर लगाएंगे। लेकिन माया भी इतनी आसानी से हार मानने वाली कमजोर लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसने हमेशा लड़ना ही सीखा था। उसने मन ही मन यह तय कर लिया कि वह इस सच्चाई को खुद ही सबके सामने बाहर निकाल कर लाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बैठक को समाप्त करने की आधिकारिक घोषणा कर दी और सभी सदस्यों को तुरंत बाहर जाने का स्पष्ट आदेश दे दिया। रिया अपने भारी कदमों और एक उदास चेहरे के साथ मिस्टर शर्मा के पीछे पीछे उस बड़े कमरे से बहुत तेजी से बाहर निकल गई। माया भी अपने फोल्डर को सीने से लगाकर पूरे सम्मान के साथ सिर झुकाकर उस शानदार बोर्ड रूम के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी पीछे से एक बहुत ही भारी और अधिकारपूर्ण आवाज ने उसे अचानक वहीं पर रोक दिया और वह ठहर गई। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि स्वयं एपेक्स कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की थी, जिन्होंने माया को अपने पास आने का सीधा इशारा किया। माया के दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर किसी भी तरह की कोई घबराहट या कमजोरी बिल्कुल नहीं दिखाई। वह बहुत ही शांत और सधे हुए कदमों के साथ मुड़ी और उस लंबी तथा शानदार मेज के पास जाकर उनके सामने पूरे सम्मान से खड़ी हो गई। उनकी ठंडी और तीखी नजरें माया के चेहरे को बहुत ही बारीकी से पढ़ रही थीं। उन्होंने माया से बहुत ही धीमी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में पूछा कि क्या वह सच में सोचती है कि वह इस बड़ी कॉरपोरेट दुनिया में जीवित रह पाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यहां हर कदम पर धोखा होता है और लोग अपने फायदे के लिए किसी भी निचले स्तर तक आसानी से गिर सकते हैं। उन्होंने माया की आंखों में देखते हुए यह जानना चाहा कि क्या उसके अंदर इन खूंखार भेड़ियों से अकेले लड़ने का असली साहस और ताकत मौजूद है। यह कोई सामान्य सवाल नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा की एक बहुत गहरी परीक्षा थी। माया ने बिल्कुल भी नजरें नहीं चुराईं और पूरी दृढ़ता के साथ सीधे उन ताकतवर और गहरी आंखों में देखते हुए अपना स्पष्ट जवाब दिया। उसने कहा कि जो इंसान अपने पूरे जीवन में केवल आग और तूफानों के बीच रहकर ही बड़ा हुआ हो, उसे इन छोटी चिंगारियों से कभी डर नहीं लगता। माया ने यह भी कहा कि वह किसी से लड़ने नहीं आई है, बल्कि वह केवल अपनी कड़ी मेहनत के बल पर अपना सही हक मांगने आई है। उसकी इस बेबाक और निडर बात ने सीईओ को अंदर तक पूरी तरह से हैरान कर दिया था। सीईओ ने अपने चेहरे पर कोई भी भाव प्रकट नहीं किया, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में इस साधारण लड़की के लिए सम्मान पैदा हो गया था। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से लालची और मतलबी लोगों को देखा था, लेकिन माया जैसी निस्वार्थ और बहादुर लड़की से पहली बार मिले थे। उन्होंने माया को जाने की अनुमति दे दी और कहा कि वह भविष्य में इस जांच के नतीजों का बहुत ही शांति के साथ इंतजार करे। माया ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और उस कमरे से बाहर निकल आई। दूसरी तरफ इमारत के एक बहुत ही अंधेरे और सुनसान कोने में मिस्टर शर्मा और रिया एक साथ मिलकर नई खतरनाक साजिशें रच रहे थे। मिस्टर शर्मा बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि अगर उनकी यह घटिया चाल पकड़ी गई तो उनका पूरा करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। रिया ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उसके अमीर पिता इस मामले को किसी न किसी तरह से अपने पैसों की ताकत से आसानी से दबा देंगे। उन्होंने यह तय किया कि वे माया के खिलाफ कुछ ऐसे झूठे और भयानक सबूत बनाएंगे ताकि वह पूरी तरह से फंस जाए। माया जब उस गगनचुंबी इमारत से बाहर निकली तो बाहर की ताजी हवा ने उसके थके हुए शरीर में एक नई और अद्भुत ऊर्जा भर दी। वह शहर की उन व्यस्त सड़कों पर धीरे धीरे चलते हुए आज के दिन में हुई उन सभी भयानक घटनाओं के बारे में गहराई से सोचने लगी। उसे ये पता था कि एपेक्स कॉरपोरेशन की यह नौकरी अब केवल एक रोजगार नहीं रह गई है, बल्कि यह उसके आत्मसम्मान की एक बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है। उसे अपनी बेगुनाही और अपनी महान योग्यता को साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। वह जानती थी कि कॉरपोरेट जगत के ये बड़े और चालाक लोग अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। लेकिन माया भी अब पीछे हटने वाली नहीं थी, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वह इन सभी भ्रष्ट लोगों के असली चेहरों को बेनकाब करेगी। वह अपने दिमाग में एक बहुत ही जटिल और शानदार योजना बनाने लगी थी, जिससे वह कंपनी के सर्वर में छिपे हुए उन सारे काले राजों को बाहर ला सके।
यह लड़ाई अब न्याय और भारी अन्याय के बीच का एक भयानक युद्ध बन चुकी थी। माया ने अपने छोटे से साधारण घर में पहुंचकर अपने पुराने लैपटॉप को चालू किया और इंटरनेट पर एपेक्स कॉरपोरेशन के नेटवर्क ढांचे का अध्ययन शुरू किया। वह कोई हैकर नहीं थी, लेकिन उसके पास डेटा विश्लेषण और तकनीकी प्रणालियों को समझने की एक बहुत ही दुर्लभ और शानदार प्राकृतिक क्षमता मौजूद थी। वह उन डिजिटल रास्तों को खोजना चाहती थी जो मिस्टर शर्मा और रिया की इस गंदी और खौफनाक साजिश को सीधे तौर पर एक दूसरे से जोड़ते थे। उसे पूरा विश्वास था कि सच्चाई कहीं न कहीं उसी विशाल प्रणाली के अंदर सुरक्षित छिपी हुई है। उसी समय उस विशाल इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठे हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी अपने सुरक्षा प्रमुख के साथ एक बहुत ही गुप्त बैठक कर रहे थे। उन्होंने भी अपने स्तर पर मानव संसाधन विभाग के पूरे नेटवर्क और मिस्टर शर्मा की सभी संदिग्ध गतिविधियों की एक बहुत ही गहरी और खामोश जांच शुरू करवा दी थी। वे यह जानना चाहते थे कि उनकी इस शानदार कंपनी के अंदर यह भ्रष्ट और खतरनाक नेटवर्क कितनी ज्यादा गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका है। वे माया की बातों पर पूरी तरह से यकीन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ठोस सबूत चाहिए थे। यह स्पष्ट हो चुका था कि आने वाले कुछ दिन एपेक्स कॉरपोरेशन के इतिहास के सबसे ज्यादा भारी और भयानक तूफानी दिन साबित होने वाले हैं। एक तरफ माया अपनी सीमित तकनीकी संसाधनों के साथ उस बड़े और शक्तिशाली भ्रष्टाचार के अंधेरे पहाड़ को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रिया और उसके साथी अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए हर संभव और खतरनाक प्रयास करने में बुरी तरह से जुटे हुए थे। यह सब एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह था जो किसी भी क्षण बहुत ही भयानक रूप से फटने के लिए बिल्कुल तैयार था। माया की वह पूरी रात बिना एक भी पल सोए हुए और लगातार अपने पुराने कंप्यूटर की स्क्रीन पर घूरते हुए बहुत ही तेजी से बीत गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका पूरा शरीर भयानक थकान से बुरी तरह टूट रहा था, लेकिन उसके मन में एक बहुत ही तेज आग जल रही थी। यह आग उस बेइज्जती और अपमान की थी जो रिया ने उसे भरी सभा में केवल उसकी गरीबी और उसके साधारण कपड़ों को लेकर बुरी तरह से दी थी। वह किसी भी कीमत पर अपना और अपनी मेहनत का पूरा सम्मान वापस पाना चाहती थी। जैसे ही सूरज की पहली चमकीली किरण ने माया की छोटी सी खिड़की से अंदर प्रवेश किया, उसके चेहरे पर एक बहुत ही विजयी मुस्कान फैल गई। उसे आखिरकार वह छोटा सा सुराग मिल ही गया था जो उसे मिस्टर शर्मा के कंप्यूटर से किए गए उस भयानक छेड़छाड़ के बिल्कुल करीब ले जा सकता था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह केवल एक बहुत छोटी सी शुरुआत है और अभी उसे बहुत लंबा और खतरनाक रास्ता तय करना बाकी है। लेकिन माया अब इस भयंकर खेल के अगले और सबसे डरावने चरण के लिए पूरी तरह से तैयार थी। माया की आंखें अपने पुराने कंप्यूटर की स्क्रीन पर पूरी तरह से जमी हुई थीं और उसका दिमाग बहुत तेज गति से काम कर रहा था। उसने रात भर जागकर उन छोटे सुरागों को एक साथ जोड़ा था जो सीधे मिस्टर शर्मा के सर्वर की ओर इशारा कर रहे थे। अब उसे कंपनी के मुख्य सर्वर के अंदर तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और गुप्त रास्ता खोजना था। यह काम बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अगर वह पकड़ी जाती तो उस पर कानूनी और आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता था। उसने किसी हैकिंग टूल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि केवल एक साधारण कर्मचारी के रूप में उपलब्ध नेटवर्क की कमजोरियों का बहुत ही बुद्धिमानी से उपयोग किया। एपेक्स कॉरपोरेशन का सिस्टम बहुत विशाल था और इतने बड़े सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ पुरानी और बिना सुरक्षा वाली फाइलें जरूर मौजूद होती हैं। माया ने ठीक उसी कमजोर कड़ी को ढूंढ निकाला था जिसे आईटी विभाग ने बहुत लंबे समय से अपडेट करना पूरी तरह से भुला दिया था। यह उसकी तेज नजर और तकनीकी बारीकियों को समझने की अद्भुत क्षमता का परिणाम था। जैसे ही उसने उस पुरानी डायरेक्टरी के अंदर प्रवेश किया, उसे कुछ ऐसे बैकअप लॉग दिखाई दिए जिन्हें मुख्य सिस्टम से छिपा कर रखा गया था। ये लॉग उन सभी गतिविधियों का पूरा और सटीक रिकॉर्ड रखते थे जो मानव संसाधन विभाग के नेटवर्क में पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई थी। माया ने अपनी सांसों को रोककर उन फाइलों को खोजना शुरू किया जो उस परीक्षा के दिन की सटीक तारीख और सही समय से पूरी तरह मेल खाती थीं। उसकी उंगलियां बहुत ही तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं और दिल धड़क रहा था। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पैकेट चमकने लगा जो स्पष्ट रूप से एक बाहरी आईपी एड्रेस से सर्वर में भेजा गया था। माया ने उस एड्रेस को तुरंत ट्रैक किया
और यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि वह एड्रेस मिस्टर शर्मा के व्यक्तिगत फोन का था। उसी फोन का इस्तेमाल करके परीक्षा के दिन माया की उस मूल और सही फाइल में उन सभी गलत वित्तीय आंकड़ों को बहुत ही चालाकी से डाला गया था। अब उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का पहला और सबसे ठोस सबूत मौजूद था। लेकिन माया केवल इतने से ही संतुष्ट होने वाली बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वह इस पूरी गंदी साजिश की जड़ तक पहुंचना चाहती थी। उसने उस आईपी एड्रेस के पुराने कनेक्शन इतिहास को खंगालना शुरू किया, और जो कुछ उसने देखा वह बहुत ज्यादा भयानक और डरावना था। मिस्टर शर्मा केवल रिया की ही मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने पिछले कई सालों से कई अयोग्य उम्मीदवारों को पैसे लेकर नौकरी पर रखा था। यह एक बहुत बड़ा और घिनौना भ्रष्टाचार का नेटवर्क था, जो एपेक्स कॉरपोरेशन को अंदर से खोखला कर रहा था। इन सभी भ्रष्ट लेन देन के तार सीधे शहर के कई बड़े राजनेताओं और प्रभावशाली व्यापारियों से बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े हुए थे। रिया के अमीर पिता भी इसी खतरनाक और काले नेटवर्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा थे, जिन्होंने मिस्टर शर्मा को भारी रिश्वत दी थी। माया को अब यह पूरी तरह से समझ में आ गया था कि रिया को इस कंपनी में नौकरी दिलाना केवल एक छोटी सी शुरुआत थी। वे लोग असल में एपेक्स कॉरपोरेशन के पूरे नियंत्रण को अपने गंदे हाथों में लेना चाहते थे। इस भयानक और डरावने सच का पता चलने के बाद माया का पूरा शरीर एक अजीब सी ठंडी सिहरन से बुरी तरह कांपने लगा था। वह केवल एक साधारण सचिव की नौकरी पाने आई थी, लेकिन अब वह एक बहुत ही बड़े और खतरनाक कॉरपोरेट युद्ध के बीचों बीच खड़ी थी। उसे यह पता था कि अगर इन ताकतवर और खूंखार लोगों को उसकी इस गुप्त जांच की भनक भी लग गई तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वह पीछे हटने के बजाय इस पूरे भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ थी। दूसरी ओर एपेक्स कॉरपोरेशन की इमारत में मिस्टर शर्मा अपने शानदार कार्यालय में बहुत ही बेचैनी और घबराहट के साथ इधर उधर टहल रहे थे। उन्हें अपने गुप्त जासूसों से यह खबर मिली थी कि नेटवर्क में कुछ बहुत ही अजीब और असामान्य गतिविधियां रात से ही लगातार हो रही हैं। रिया भी वहां मौजूद थी और उसका घमंड अब धीरे धीरे एक अज्ञात और भयानक डर में पूरी तरह से तब्दील होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि माया कोई ऐसा खतरनाक कदम उठा सकती है जो उनकी पूरी योजना को बर्बाद कर देगा। मिस्टर शर्मा ने तुरंत आईटी विभाग के प्रमुख को फोन किया और उन्हें पूरे सिस्टम की एक बहुत ही सख्त और गहरी जांच करने का आदेश दिया। वे किसी भी कीमत पर उन सभी पुराने डिजिटल सुरागों को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते थे जो माया के हाथों में पड़ते थे सकते थे। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि माया उनसे बहुत ज्यादा तेज थी और उसने पहले ही सारे महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप सुरक्षित कर लिया था। फिर भी सिस्टम में अचानक हुई इस भारी हलचल ने माया को पूरी तरह से सतर्क कर दिया था। माया ने बहुत ही फुर्ती से अपने कंप्यूटर से सभी कनेक्शन काट दिए और डाउनलोड किए गए सारे सबूतों को एक सुरक्षित ड्राइव में डाल लिया। उसे पता था कि अब उसके पास समय बहुत कम बचा है, क्योंकि मिस्टर शर्मा बहुत जल्द उसकी इस पूरी जांच का पता लगा लेंगे। उसे यह सारा कच्चा और खतरनाक डेटा सीधे एपेक्स कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तक बिना किसी की नजर में आए तुरंत पहुंचाना था। यह काम किसी पहाड़ पर चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल और जानलेवा साबित होने वाला था, क्योंकि हर तरफ दुश्मन बैठे थे। इस बीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने शानदार और विशाल कार्यालय में शांत बैठे हुए बाहर के शहर के दृश्यों को बड़ी गहराई से देख रहे थे। उनके व्यक्तिगत सुरक्षा प्रमुख ने अभी अभी उन्हें मिस्टर शर्मा के नेटवर्क में हुई इस भारी और संदिग्ध हलचल की पूरी रिपोर्ट विस्तार से दी थी। वे एक बहुत ही बुद्धिमान और तेज व्यक्ति थे जो किसी भी घटना को बहुत ही आसानी से दूसरी घटनाओं के साथ जोड़कर देख सकते थे। उन्हें यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि यह सारी हलचल जरूर माया के कारण ही हो रही है। सीईओ के होठों पर एक बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक मुस्कान उभर आई, क्योंकि वे माया की इस अद्भुत हिम्मत और बुद्धिमत्ता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। एक साधारण सी लड़की ने अपने दम पर कंपनी के सबसे सुरक्षित और जटिल नेटवर्क में घुसपैठ करके भ्रष्ट लोगों की नींदें पूरी तरह से उड़ा दी थीं। वे चाहते तो इस मामले में तुरंत दखल दे सकते थे, लेकिन वे यह देखना चाहते थे कि माया इस खतरनाक खेल को कैसे खत्म करती है। उन्होंने अपने सुरक्षा प्रमुख को माया की हर गतिविधि पर नजर रखने का आदेश दिया। माया ने अपने छोटे से कमरे में एक बहुत ही स्पष्ट और अचूक योजना बनाई,
कि वह इन सारे सबूतों को कैसे सही हाथों में सौंपेगी। वह जानती थी कि वह ईमेल या किसी अन्य डिजिटल माध्यम का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि मिस्टर शर्मा नेटवर्क की कड़ी निगरानी कर रहे होंगे। उसे यह सुरक्षित ड्राइव सीधे सीईओ के हाथों में सौंपनी होगी, और इसके लिए उसे फिर से उस विशाल इमारत के अंदर किसी तरह घुसना होगा। उसने एक बहुत ही साधारण से कुरियर वाले लड़की के कपड़े पहने और अपना चेहरा ढक लिया। दोपहर के समय एपेक्स कॉरपोरेशन के मुख्य द्वार पर भारी भीड़ होती थी, और इसी बात का फायदा उठाकर माया बहुत ही आसानी से अंदर घुस गई। उसने अपना चेहरा एक बड़े से टोपी और चश्मे के पीछे बहुत ही चालाकी से छिपा रखा था, जिससे कोई भी सुरक्षा गार्ड उसे पहचान नहीं सका। वह बहुत ही तेज लेकिन सतर्क कदमों के साथ सर्विस एलिवेटर की तरफ बढ़ने लगी, जिसका उपयोग केवल सफाई कर्मचारी और डिलीवरी वाले ही करते थे। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी चाल में गजब का आत्मविश्वास और स्थिरता थी। जैसे ही वह सर्विस एलिवेटर से ऊपर की मंजिलों की तरफ जा रही थी, उसे कई सुरक्षा कैमरों से बहुत ही सावधानी के साथ बचना पड़ा। उसे कंपनी की इमारत का पूरा नक्शा अच्छी तरह याद था, इसलिए वह उन रास्तों का उपयोग कर रही थी जहां निगरानी बहुत ज्यादा कम होती थी। जब वह कार्यकारी मंजिल के ठीक नीचे वाले माले पर पहुंची, तो उसने देखा कि मिस्टर शर्मा के कुछ खास गार्ड वहां पहरा दे रहे थे। माया ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी और एक खाली केबिन के अंदर जाकर छिप गई। बाहर खड़े वो गार्ड आपस में बातचीत कर रहे थे, और उनकी बातें साफ बता रही थीं कि वे किसी बाहरी व्यक्ति की ही तलाश कर रहे हैं। माया को यह समझते देर नहीं लगी कि मिस्टर शर्मा को उसके इरादों की भनक लग चुकी है, और वे उसे रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह उस छोटे से केबिन में बिल्कुल शांत बैठी रही और अपने दिमाग में आगे बढ़ने का एक नया और सुरक्षित रास्ता तेजी से सोचने लगी। उसने वेंटिलेशन शाफ्ट की तरफ देखा, जो उस केबिन की छत पर लगा हुआ था। माया ने बिना कोई आवाज किए केबिन में रखी एक छोटी मेज का उपयोग किया और बहुत ही सावधानी से उस वेंटिलेशन शाफ्ट का कवर हटा दिया। वह अपने पतले शरीर को उस संकरे और अंधेरे शाफ्ट के अंदर खींचने में सफल हो गई, जो धूल और गंदगी से पूरी तरह भरा हुआ था। उसे रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था, और धूल के कारण उसे बहुत जोर से खांसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद को किसी तरह रोका। वह अब सीधे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के शानदार कार्यालय की तरफ बहुत ही धीमी गति से बढ़ रही थी। शाफ्ट के अंदर रेंगते हुए माया एक ऐसी जगह पर पहुंची जो ठीक मिस्टर शर्मा के व्यक्तिगत कार्यालय के बिल्कुल ऊपर स्थित थी, और वहां से रोशनी आ रही थी। उसने नीचे देखा तो मिस्टर शर्मा और रिया दोनों वहां मौजूद थे, और उनके बीच बहुत ही जोरदार और तीखी बहस चल रही थी जो माया को साफ सुनाई दे रही थी। रिया गुस्से में चिल्ला रही थी कि अगर माया किसी भी तरह से सीईओ तक पहुंच गई तो उनका सारा खेल और पैसा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह सुनकर माया का हौसला और भी ज्यादा मजबूत हो गया। मिस्टर शर्मा ने रिया को शांत करते हुए कहा कि उसने पूरे कार्यकारी तल पर अपने सबसे भरोसेमंद और खतरनाक आदमियों को पूरी तरह से तैनात कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर माया वहां नजर आती है तो वे उसे किसी भी दुर्घटना का रूप देकर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। यह एक खुली हत्या की साजिश थी, जिसे सुनकर माया के रोंगटे खड़े हो गए और उसे इस पूरे खतरे की गंभीरता का असली एहसास हुआ। अब यह केवल नौकरी की बात नहीं थी, बल्कि यह उसकी जिंदगी और मौत का भयानक सवाल था। माया ने अपनी सारी ताकत और हिम्मत को एक साथ इकट्ठा किया और उस अंधेरे शाफ्ट में आगे की तरफ बहुत ही तेजी से रेंगना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों की भारी मेहनत और संघर्ष के बाद वह उस शाफ्ट के अंतिम सिरे पर पहुंच गई, जो सीधे सीईओ के कार्यालय में खुलता था। उसने नीचे झांक कर देखा तो वह विशाल और शानदार कार्यालय पूरी तरह से खाली था, क्योंकि सीईओ शायद किसी महत्वपूर्ण बैठक में गए हुए थे। यह माया के लिए उस सुरक्षित ड्राइव को वहां छोड़ने का सबसे बेहतरीन और एकदम सही अवसर था। उसने बहुत ही सावधानी से उस ग्रिल को खोला और बिना कोई भी आवाज किए उस आलीशान कमरे के नरम कालीन पर सुरक्षित तरीके से नीचे उतर गई। उसके कपड़े पूरी तरह से गंदे हो चुके थे और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा धूल लगी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक दिखाई दे रही थी। उसने अपनी जेब से वह सुरक्षित ड्राइव निकाली और उसे सीईओ की विशाल मेज के ठीक बीचों बीच बहुत ही प्रमुखता के साथ रख दिया। उसने उस ड्राइव के साथ एक छोटा सा सादा कागज भी रखा, जिस पर कुछ खास लिखा था।
उस कागज पर माया ने बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि एपेक्स कॉरपोरेशन की जड़ों को खोखला करने वाले सारे सच इस छोटी सी ड्राइव में मौजूद हैं। उसने यह भी लिखा कि सच्चाई को कभी भी किसी पद या पैसे से पूरी तरह से दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह हमेशा अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। यह संदेश एक साधारण लड़की की तरफ से इस बड़े कॉरपोरेट साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए एक बहुत ही गहरी और सीधी चुनौती थी। माया ने अपना काम बहुत ही शानदार तरीके से पूरा कर लिया था। जैसे ही माया मुड़ी और वापस उसी शाफ्ट के रास्ते से बाहर निकलने की तैयारी करने लगी, तभी कमरे का भारी दरवाजा अचानक से बहुत जोर से खुला। दरवाजे पर मिस्टर शर्मा अपने दो बहुत ही खतरनाक दिखने वाले गार्डों के साथ खड़े थे और उनके चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी और विजयी मुस्कान थी। उन्होंने माया को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लिया था और अब वहां से बचकर भागने का कोई भी रास्ता बिल्कुल नहीं बचा था। मिस्टर शर्मा ने हंसते हुए कहा कि चूहिया आखिरकार अपने आप ही उनके जाल में पूरी तरह फंस गई है। मिस्टर शर्मा ने आगे बढ़कर माया के हाथ से उस खाली कागज को छीनने की कोशिश की, लेकिन माया ने बिल्कुल भी डर या घबराहट नहीं दिखाई और शांत रही। उसने मिस्टर शर्मा की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही ठंडे लहजे में कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उनका सारा खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। माया ने अपनी नजरें मेज पर रखी उस ड्राइव की तरफ घुमाई, जिसे देखकर मिस्टर शर्मा के चेहरे का रंग अचानक पूरी तरह से उड़ गया और वे सन्न रह गए। उन्हें अपनी भयानक हार साफ दिखाई दे रही थी। मिस्टर शर्मा ने पागलों की तरह उस ड्राइव को झपटने के लिए आगे छलांग लगाई, ताकि वे उन सारे खतरनाक सबूतों को हमेशा के लिए पूरी तरह नष्ट कर सकें। लेकिन इससे पहले कि उनके गंदे हाथ उस ड्राइव तक पहुंच पाते, कमरे के पीछे से एक बहुत ही भारी और अधिकारपूर्ण आवाज पूरे वातावरण में जोर से गूंज उठी। यह आवाज इतनी ज्यादा सख्त और भयानक थी कि मिस्टर शर्मा के कदम वहीं के वहीं जम गए और उनके पूरे शरीर में भयानक कंपन शुरू हो गया। वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमरे के एक गुप्त और अंधेरे दरवाजे से बाहर निकले और उनके चेहरे पर एक ऐसा भयानक गुस्सा था जो किसी भी इंसान को राख कर सकता था। उन्होंने अपने सुरक्षा प्रमुख को इशारा किया, जो तुरंत अपने हथियारों से लैस गार्डों के साथ वहां पहुंच गया और मिस्टर शर्मा के दोनों गार्डों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। सीईओ ने मिस्टर शर्मा की ओर एक बहुत ही ठंडी और खूंखार नजर डाली, जिसने शर्मा की बची खुची सारी हिम्मत को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। कमरा एक अजीब सी खामोशी से बुरी तरह से भर गया था। सीईओ धीरे धीरे चलकर अपनी विशाल मेज के पास आए और उन्होंने उस छोटी सी सुरक्षित ड्राइव को अपने मजबूत हाथों में बहुत ही सावधानी के साथ उठा लिया। उन्होंने माया की ओर देखा, जो अपने धूल भरे कपड़ों में भी किसी महान और अजेय योद्धा की तरह बिल्कुल सीधा और पूरे गर्व के साथ वहां पर खड़ी हुई थी। उन्होंने माया से कहा कि उसने आज जो काम किया है वह इस कंपनी के कई बड़े अधिकारी अपने पूरे जीवन में कभी भी करने की हिम्मत नहीं कर सके। उनकी आवाज में माया के लिए एक बहुत गहरा और सच्चा सम्मान था। मिस्टर शर्मा पूरी तरह से अपने घुटनों पर गिर चुके थे और वे बुरी तरह से रोते हुए सीईओ से अपनी जान और नौकरी की भीख मांग रहे थे। लेकिन सीईओ ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और सुरक्षा प्रमुख को आदेश दिया कि इन्हें और इनके साथ जुड़ी हुई रिया को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया जाए। माया ने एक लंबी और गहरी सांस ली, क्योंकि उसकी वह कठिन और खतरनाक जांच अब पूरी तरह से एक बहुत ही सफल और शानदार अंजाम तक पहुंच चुकी थी। सच्चाई की आखिरकार बहुत बड़ी जीत हुई थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मिस्टर शर्मा को पुलिस के हवाले करने के बाद माया को अपने साथ मुख्य बोर्ड रूम में चलने का सीधा आदेश दिया। आज कंपनी के सभी बड़े और प्रभावशाली शेयरधारकों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपातकालीन बैठक होने वाली थी। माया के कपड़े अभी भी धूल से पूरी तरह सने हुए थे, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के अपनी सहमति दे दी। उसे पता था कि असली और सबसे बड़ी लड़ाई तो अब इस विशाल और शानदार कमरे के अंदर ही लड़ी जाने वाली है। बोर्ड रूम का भारी और नक्काशीदार दरवाजा जब खुला तो अंदर बैठे सभी वरिष्ठ सदस्यों की नजरें अचानक उन दोनों पर टिक गईं। रिया के प्रभावशाली पिता, जो इस कंपनी के एक बहुत बड़े और ताकतवर शेयरधारक थे, वहां पहले से ही बहुत ही शान से बैठे हुए थे। उन्होंने माया की इस धूल भरी और साधारण सी हालत को देखकर बहुत ही गंदे तरीके से अपना मुंह बना लिया। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था
कि अगले कुछ ही पलों में उनका सारा घमंड पूरी तरह से टूटने वाला है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपनी जगह पर खड़े होकर बहुत ही गंभीर और कड़क आवाज में इस आपातकालीन बैठक को शुरू करने की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि आज उनके सामने एक ऐसा खतरनाक और घिनौना सच आने वाला है जो इस पूरी कंपनी की बुनियाद को हिला कर रख देगा। उन्होंने माया की तरफ इशारा किया और उसे उस सुरक्षित ड्राइव को मुख्य कंप्यूटर स्क्रीन के साथ तुरंत जोड़ने का आदेश दिया। पूरे विशाल कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी और हर कोई हैरान था। रिया के पिता ने गुस्से में अपनी कुर्सी से उठकर चिल्लाते हुए कहा कि यह सब क्या बेवकूफी चल रही है और यह गंदी लड़की यहां क्या कर रही है। उन्होंने खुलेआम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के फैसले को चुनौती दी और कहा कि वे इस तरह के किसी भी निचले स्तर के नाटक का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। लेकिन सीईओ की आंखों में एक ऐसी भयानक और खूंखार चमक थी जिसने रिया के पिता को भी एक पल के लिए अंदर तक डरा दिया। उन्होंने केवल एक शब्द कहा कि सब शांति से बैठ जाएं। माया ने बिना किसी डर के उस सुरक्षित ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ा और कुछ ही सेकंड में एक बहुत ही जटिल डेटा चार्ट उस विशाल स्क्रीन पर चमकने लगा। इस चार्ट में एपेक्स कॉरपोरेशन के कई गुप्त और काले बैंक खातों का पूरा विवरण बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। माया ने अपनी सुरीली और मजबूत आवाज में पूरी सभा को संबोधित करते हुए उन सभी नकली वित्तीय लेन देन के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। उसका आत्मविश्वास और उसकी गहरी समझ देखकर सभी लोग पूरी तरह से दंग रह गए। उसने स्क्रीन पर लेजर पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए दिखाया कि कैसे पिछले 3 सालों में कंपनी का करोड़ों डॉलर का भारी मुनाफा गुप्त रूप से चुराया गया है। यह सारा काला पैसा उन फर्जी और शेल कंपनियों के बैंक खातों में जा रहा था जिनका सीधा नियंत्रण रिया के पिता और उनके कुछ खास सहयोगियों के हाथों में था। माया ने उन सारे डिजिटल हस्ताक्षर और आईपी एड्रेस को भी सबके सामने पूरी तरह से उजागर कर दिया जो इस भयानक भ्रष्टाचार को साबित करते थे। यह सबूत इतने पक्के थे कि कोई मुकर नहीं सकता था। रिया के पिता के चेहरे का रंग पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था और उनके माथे से घबराहट के कारण पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें तेजी से टपकने लगी थीं। उन्होंने हकलाते हुए यह झूठा दावा करने की पूरी कोशिश की कि यह सारा डेटा फर्जी है और यह सब उन्हें बदनाम करने की एक बहुत ही घिनौनी साजिश है। लेकिन बोर्ड के अन्य ईमानदार सदस्य अब सच्चाई को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके थे और उनकी नजरें गुस्से से लाल हो रही थीं। रिया के पिता का सारा भयानक खेल अब खत्म हो चुका था। माया ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर शर्मा और मानव संसाधन विभाग के उस पूरे काले और घिनौने नेटवर्क का भी पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया। उसने दिखाया कि कैसे योग्य और होनहार उम्मीदवारों को जानबूझकर बाहर निकाला जाता था ताकि रिया जैसे अयोग्य और भ्रष्ट लोगों को कंपनी में उच्च पदों पर आसानी से रखा जा सके। माया ने परीक्षा वाले दिन की वह सारी रिकॉर्डिंग भी दिखा दी जिसमें मिस्टर शर्मा उसके असली डेटा को गलत जानकारी से बदल रहे थे। यह देखकर रिया के पिता की बची हुई सारी बोलती बंद हो गई। बोर्डरूम के अंदर अब एक बहुत ही भारी और भयानक तूफान आ चुका था क्योंकि कई सदस्य गुस्से में अपनी कुर्सियों से खड़े होकर चिल्लाने लगे थे। वे सभी रिया के पिता और उनके भ्रष्ट सहयोगियों के खिलाफ तुरंत और सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे ताकि कंपनी की साख को बचाया जा सके। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक बार फिर से अपनी मेज पर जोर से हाथ मारा जिससे पूरे कमरे में तुरंत शांति और खामोशी छा गई। वे अब अपना अंतिम और सबसे बड़ा फैसला सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सीईओ ने रिया के पिता की तरफ एक बहुत ही ठंडी और नफरत भरी नजर डाली और कहा कि एपेक्स कॉरपोरेशन को अपनी निजी जागीर समझने की उनकी भूल भारी पड़ गई। उन्होंने सुरक्षा गार्डों को तुरंत अंदर बुलाया और रिया के पिता सहित उन सभी भ्रष्ट बोर्ड सदस्यों को वहीं पर गिरफ्तार करवा दिया जिनके नाम उस रिपोर्ट में थे। ये एक ऐसा ऐतिहासिक और भयानक क्षण था जिसने पूरी व्यापारिक दुनिया में एक बहुत बड़ा और खतरनाक भूचाल ला दिया था। सच्चाई की जीत इतनी शानदार थी कि हर कोई माया को आश्चर्य से देख रहा था। माया अभी भी अपनी जगह पर बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ी थी, जैसे वह कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आई हो, लेकिन उसके अंदर कोई अहंकार नहीं था। उसने यह सब केवल अपनी नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि उस भारी अन्याय को खत्म करने के लिए किया था जिसका सामना उसे और उसके जैसे कई गरीबों को करना पड़ता है। सीईओ ने अपनी कुर्सी से उठकर माया के पास आते हुए
एक बहुत ही गहरी और सच्ची मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में इस साधारण सी लड़की के लिए असीम और गहरा सम्मान झलक रहा था। सीईओ ने पूरी सभा के सामने यह आधिकारिक घोषणा की कि माया ने न केवल अपनी बेगुनाही और अपनी महान योग्यता को बहुत ही शानदार तरीके से साबित किया है, बल्कि उसने इस पूरी कंपनी को एक बहुत बड़े और भयानक विनाशकारी पतन से भी हमेशा के लिए बचा लिया है, जो इन भ्रष्ट लोगों के कारण होने वाला था। उन्होंने माया को उसकी इसी असीम बुद्धिमत्ता और अपार साहस के कारण अपना मुख्य और सबसे वरिष्ठ सचिव नियुक्त करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। माया के लिए यह केवल एक पद नहीं, बल्कि उसके संघर्षों का सबसे मीठा फल था। कमरे में मौजूद सभी ईमानदार बोर्ड सदस्यों ने अपनी जगह से खड़े होकर माया के लिए बहुत ही जोर से और पूरे सम्मान के साथ तालियां बजानी शुरू कर दी। माया की आंखों में पहली बार खुशी और राहत के आंसू आ गए थे, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतना सम्मान और प्यार पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। उसने सिर झुकाकर सभी का आभार व्यक्त किया, और उसकी यह विनम्रता उसे और भी ज्यादा महान और खास बना रही थी। वह गरीबी के अंधकार से निकलकर अब सफलता के सबसे ऊंचे और शानदार शिखर पर पहुंच चुकी थी। रिया और उसके पिता को पुलिस के जवान अपने घेरे में लेकर उस शानदार इमारत से बाहर निकाल रहे थे, और उनका सारा घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था। रिया जोर जोर से रो रही थी और माया को गालियां दे रही थी, लेकिन माया ने उसकी इन सभी फालतू बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और शांत रही। माया जानती थी कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, उनका अंत हमेशा ऐसा ही होता है। अब एपेक्स कॉरपोरेशन का माहौल पूरी तरह से शुद्ध और साफ हो चुका था। बैठक समाप्त होने के बाद जब सभी लोग उस विशाल कमरे से बाहर चले गए, तो केवल माया और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही वहां अकेले और शांत रह गए थे। सीईओ ने माया को बैठने का इशारा किया और उसके लिए अपने हाथों से कॉफी का एक गर्म प्याला बनाया, जो उनका एक बहुत ही दुर्लभ और खास व्यवहार था। उन्होंने माया से कहा कि आज से उसका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और उसे कई नई और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। माया ने उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और एक प्यारी मुस्कान दी। माया ने कॉफी का प्याला अपने हाथों में लिया और उस शानदार खिड़की से बाहर देखते हुए शहर के उस खूबसूरत और जगमगाते हुए दृश्य का आनंद लेने लगी। उसे अब ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने अपनी उस कठिन और भयानक मंजिल का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा पूरी तरह से पार कर लिया है। लेकिन वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि इस बड़ी कंपनी में अपने इस नए और ऊंचे पद को बनाए रखना कोई बहुत आसान काम नहीं होगा। फिर भी उसे अपनी कड़ी मेहनत और अपने शानदार दिमाग पर पूरा भरोसा था। सीईओ ने माया से बहुत ही शांत आवाज में पूछा कि क्या वह इस नई और बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार है। माया ने अपना सिर घुमाया और उनकी उन गहरी और समझदार आंखों में देखते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा हाँ में जवाब दिया। उसने कहा कि जब कोई इंसान अपनी सारी कमजोरियों और डरों को हरा देता है, तो उसके लिए कोई भी चुनौती कभी बड़ी नहीं होती। माया के इस शानदार जवाब ने सीईओ के दिल में उसके लिए एक नई भावना जगा दी थी। यह नया रिश्ता केवल एक बॉस और एक सचिव के बीच का नहीं था, बल्कि यह दो ऐसे शानदार और तेज दिमागों का अनूठा और बेहतरीन मिलन बन चुका था। वे दोनों ही अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थे और अब उनका एक ही लक्ष्य था कि वे एपेक्स कॉरपोरेशन को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाए। माया ने अपने उस धूल भरे लिबास में भी जो शानदार गरिमा और अद्भुत शक्ति दिखाई थी, उसने सीईओ को पूरी तरह से अपना दीवाना बना लिया था। यह एक बहुत ही खूबसूरत और नई कहानी की शानदार शुरुआत थी। अगले दिन सुबह माया जब एक बहुत ही साफ और शानदार पेशेवर पोशाक पहनकर एपेक्स कॉरपोरेशन की उस ऊंची इमारत में प्रवेश कर रही थी, तो माहौल बिल्कुल अलग था। जो सुरक्षा गार्ड कल तक उसे शक की नजरों से देखते थे, वे आज पूरे सम्मान के साथ उसके सामने झुककर उसे सलाम कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। माया ने अपनी उसी साधारण लेकिन आकर्षक मुस्कान के साथ सभी का अभिवादन स्वीकार किया और अपनी मंजिल की तरफ तेज कदमों से बढ़ गई। उसका दिल एक नई और शानदार उम्मीद के साथ बहुत तेजी से धड़क रहा था। जब वह 34वीं मंजिल पर स्थित अपने नए और शानदार कार्यालय में पहुंची, तो वहां की सजावट और भव्यता देखकर उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी तरह चौंधिया गईं।
यह कार्यालय रिया के उस पुराने कमरे से कहीं ज्यादा बड़ा और आलीशान था, जिसकी खिड़कियों से पूरा शहर बादलों के बीच से बहुत ही खूबसूरत और जादुई दिखाई देता था। उसकी मेज पर एक बहुत ही सुंदर नाम की प्लेट रखी हुई थी, जिस पर बड़े और सुनहरे अक्षरों में उसका पूरा नाम लिखा था। माया ने अपनी उंगलियों से उस शानदार नाम की प्लेट को धीरे से छुआ। उसी समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने शानदार कार्यालय से बाहर निकले और उन्होंने माया को उसके इस नए और बेहतरीन कार्यस्थल पर बहुत ही गर्मजोशी के साथ बधाई दी। उन्होंने माया को बताया कि आज से वे दोनों मिलकर उन सभी पुरानी और जटिल फाइलों को सुलझाएंगे, जिन्हें मिस्टर शर्मा ने इतने सालों से बहुत ही बुरी तरह उलझा रखा था। माया ने तुरंत अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया और अपने नए कंप्यूटर को बहुत तेजी से चालू कर दिया। अब वह किसी के भी धोखे या किसी जाल का शिकार होने वाली कमजोर लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। माया और सीईओ का एक साथ काम करने का तरीका इतना ज्यादा बेहतरीन और सटीक था कि कंपनी के सभी बड़े अधिकारी उनके इस अनूठे तालमेल को देखकर हैरान थे। वे दोनों बिना कुछ कहे भी एक दूसरे के गहरे और जटिल विचारों को बहुत ही आसानी से समझ लेते थे, जो किसी भी सफल टीम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। माया की वह तेज विश्लेषणात्मक क्षमता और सीईओ का वह शानदार और दूरदर्शी नेतृत्व मिलकर एक बहुत ही अजेय और ताकतवर शक्ति बन चुके थे। एपेक्स कॉरपोरेशन अब तरक्की की एक बिल्कुल नई और शानदार ऊंचाई छू रहा था। दिन भर की कड़ी और थकान भरी मेहनत के बाद जब सूरज ढलने लगा था, तो माया अपने कार्यालय की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर का नजारा देख रही थी। उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, जब वह एक छोटी सी नौकरी के लिए दर दर की भयानक ठोकरें खा रही थी और लोग उसका बहुत गंदा मजाक उड़ाते थे। आज वही माया इस पूरे शहर की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानजनक धुरी बन चुकी थी। यह सब उसकी उस अटूट और महान हिम्मत का ही बहुत ही शानदार नतीजा था। सीईओ ने धीरे से माया के कार्यालय के खुले दरवाजे पर दस्तक दी और उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक रात्रिभोज के लिए अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। माया ने थोड़ी सी झिझक के साथ उनकी तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में जो सच्चाई और सम्मान था, उसने माया के मन के सारे डरों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति दे दी और अपने कागजातों को समेटकर उनके साथ बाहर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। यह शाम उन दोनों के जीवन में एक बहुत ही नया रंग भरने वाली थी। माया और सीईओ जब उस शानदार और महंगे रेस्तरां में पहुंचे, तो वहां का माहौल बहुत ही शांत और रोमांटिक था। वहां बजने वाला हल्का और सुरीला संगीत दिन भर के उस भयानक और भारी तनाव को बहुत ही आसानी से कम करने का काम कर रहा था। सीईओ ने माया के लिए खुद कुर्सी खींची और उसे बहुत ही सम्मान के साथ बैठने का प्यारा सा इशारा किया। माया को अब यह पूरी तरह महसूस होने लगा था कि यह शक्तिशाली इंसान अंदर से बहुत ही ज्यादा दयालु और अच्छा है। इस शानदार रात्रिभोज के दौरान उन दोनों ने काम के अलावा अपनी जिंदगी के कई गहरे और व्यक्तिगत अनुभवों को भी एक दूसरे के साथ साझा किया। सीईओ ने बताया कि कैसे उन्होंने भी अपने शुरुआती दिनों में बहुत सारा संघर्ष और भारी अपमान सहा था, जो माया की कहानी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। माया को यह जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि वह इस बड़ी दुनिया में बिल्कुल भी अकेली नहीं है और उसके दर्द को समझने वाला कोई तो मौजूद है। उनकी यह खूबसूरत बातचीत बहुत देर तक चलती रही। अगली सुबह जब माया की आंखें खुलीं, तो पूरे शहर के सभी प्रमुख समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर केवल एपेक्स कॉरपोरेशन की ही बड़ी खबरें छाई हुई थीं। रिया के प्रभावशाली पिता और मिस्टर शर्मा की उस भयानक और शर्मनाक गिरफ्तारी ने पूरे कॉरपोरेट जगत में एक बहुत बड़ा और खतरनाक भूकंप ला दिया था। माया ने अपना शानदार अखबार मेज पर रखा और एक बहुत ही गहरी और संतुष्ट सांस ली। यह केवल एक छोटी सी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि यह सच्चाई और न्याय की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत बन चुकी थी। व्यापारिक दुनिया के कई बड़े और ताकतवर लोग इस बात से पूरी तरह हैरान थे कि इतने लंबे समय से चल रहा यह भारी भ्रष्टाचार अचानक कैसे सामने खतरनाक साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका है। एपेक्स कॉरपोरेशन के शेयर बाजार में शुरुआत में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई थी, लेकिन निवेशकों का विश्वास अब कंपनी के नए और पारदर्शी प्रबंधन पर बहुत तेजी से मजबूत हो रहा था। माया जब अपनी गाड़ी से उतरकर उस विशाल और शानदार एपेक्स कॉरपोरेशन की इमारत में दाखिल हुई, तो आज का माहौल पिछले सभी दिनों से बिल्कुल अलग था। इमारत के अंदर एक अजीब सी शांति थी,
लेकिन यह डर की नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी और नई सुरक्षा की भावना थी। सभी कर्मचारी अब माया को एक महान नायक की तरह पूरे सम्मान के साथ देख रहे थे, क्योंकि उसने उन सबको एक बहुत ही भयानक और दमघोंटू तानाशाही से हमेशा के लिए पूरी तरह से आजाद करवा दिया था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उस दिन सुबह सबसे पहले कंपनी के सभी शेष और ईमानदार वरिष्ठ अधिकारियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कंपनी के अंदर फैले हुए उस बचे खुचे भ्रष्टाचार को पूरी तरह से साफ करना और एक नई शुरुआत करना था। सीईओ ने माया को अपने दाहिने हाथ की तरफ वाली सबसे खास और महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठने का सम्मान दिया, जो उसकी नई ताकत और ऊंचे पद का सीधा प्रतीक था। हॉल में अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं थी। बैठक के दौरान माया ने अपने हाथों में उन सभी नए और पारदर्शी व्यापारिक नियमों की एक बहुत ही विस्तृत और शानदार फाइल पकड़ रखी थी। उसने अपनी सुरीली और मजबूत आवाज में सभी अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया कि अब से कंपनी में किसी भी तरह की कोई भी गंदी राजनीति या भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर एक कर्मचारी का मूल्यांकन केवल उसकी कड़ी मेहनत और उसकी शानदार कार्यक्षमता के आधार पर ही किया जाएगा। माया के इन सख्त और स्पष्ट शब्दों ने पूरे कमरे में एक नई ऊर्जा भर दी। मिस्टर शर्मा और रिया के पिता के जेल जाने के बाद भी कंपनी के कई विभागों में उनके कुछ पुराने और छोटे मोहरे अभी भी छिपे हुए थे। माया ने अपनी तेज और विश्लेषणात्मक नजरों से उन सभी संदिग्ध कर्मचारियों की पूरी सूची पहले ही बहुत बारीकी से तैयार कर ली थी। उसने उन सभी लोगों को एक एक करके अपने शानदार कार्यालय में बुलाया और उनसे बहुत ही कड़े और सीधे सवाल पूछे। जो लोग इस भारी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से शामिल पाए गए, उन्हें बिना किसी देरी के तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। इस बड़ी और ऐतिहासिक सफाई अभियान के दौरान माया को कुछ पुराने और घमंडी अधिकारियों के भारी विरोध का भी बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा था। वे लोग यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि कल तक दर दर की ठोकरें खाने वाली एक गरीब लड़की आज उन पर अपने सख्त आदेश चला रही है। लेकिन माया ने उनकी किसी भी फालतू बात या उनके झूठे दबाव के आगे अपना सिर बिल्कुल भी नहीं झुकाया। उसने पूरे आत्मविश्वास और अपनी शानदार तर्क शक्ति के साथ उन सभी विरोधियों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस पूरी कठिन और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के दौरान हर कदम पर माया के पीछे एक मजबूत और अजेय चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि माया का हर एक फैसला अंतिम होगा और कोई भी उस पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाएगा। सीईओ का यह खुला और अटूट समर्थन माया के लिए एक बहुत बड़ी और असली ताकत बन गया था, जिसने उसके मन के सारे डरों को खत्म कर दिया। वे दोनों मिलकर इस विशाल कंपनी को एक नए और सुनहरे भविष्य की ओर ले जा रहे थे। उस दिन रात बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी और एपेक्स कॉरपोरेशन की वह पूरी विशाल इमारत एकदम शांत और सुनसान हो चुकी थी। केवल 34वीं मंजिल पर स्थित माया और सीईओ के उन शानदार कार्यालयों में ही रोशनी जल रही थी, क्योंकि वे दोनों अभी भी काम कर रहे थे। माया उन सभी खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों के लिए नए और ईमानदार उम्मीदवारों के साक्षात्कारों की एक बहुत ही लंबी और जटिल सूची तैयार कर रही थी। उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरी तरह से जमी हुई थीं और वह अपने काम में बहुत गहराई से डूब चुकी थी। अचानक माया के कार्यालय का भारी दरवाजा बहुत ही धीमी सी आवाज के साथ खुला और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने हाथों में कॉफी के 2 प्याले लेकर अंदर आए। उन्होंने माया की मेज पर एक प्याला रखा और एक बहुत ही कोमल मुस्कान के साथ कहा कि किसी भी अच्छे योद्धा को युद्ध के बीच में आराम की जरूरत होती है। माया ने उनके इस प्यारे और अनपेक्षित व्यवहार पर थोड़ा सा मुस्कुराया और अपने थके हुए हाथों से उस गर्म कॉफी के प्याले को बहुत ही प्यार से उठा लिया। कमरा एक अजीब सी गर्मी से भर गया। उन दोनों के बीच अब एक बहुत ही अजीब और गहरी सी खामोशी छा गई थी, जो बिल्कुल भी असहज या डरावनी नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा सुकून देने वाली थी। सीईओ ने अपनी कुर्सी को माया की मेज के थोड़ा और ज्यादा करीब खींचा और बहुत ही गहरी और समझदार नजरों से उसके थके हुए लेकिन खूबसूरत चेहरे को देखा। उन्होंने माया से कहा कि उसने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हासिल किया है, वह किसी बड़े और शानदार चमत्कार से बिल्कुल भी कम नहीं है। माया की आंखें उनके इन सच्चे शब्दों से चमक उठीं। माया ने अपनी कॉफी का एक छोटा सा घूंट लिया और अपनी नजरें बाहर के उस शांत और जगमगाते हुए शहर की तरफ धीरे से घुमा लीं।
उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता तो वह बिना किसी डर के बड़ी से बड़ी जंग भी आसानी से लड़ सकता है। उसने बताया कि उसकी यह पूरी लड़ाई केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए थी और वह कभी भी इतनी बड़ी ताकत या पद की झूठी लालसा नहीं रखती थी। उसकी यह सच्चाई सीईओ को बहुत ज्यादा पसंद आई। सीईओ ने माया की इस बात को सुनकर बहुत ही गहरी सांस ली और कहा कि यही निस्वार्थ भावना उसे इस दुनिया के सभी लालची लोगों से पूरी तरह अलग बनाती है। उन्होंने बताया कि इस कॉरपोरेट जगत में लोग केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और पैसे के लिए किसी का भी गला बहुत आसानी से घोंट सकते हैं, लेकिन माया ने अपनी ईमानदारी और अपनी महान बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया है कि अच्छाई और सच्चाई की ताकत हमेशा बुरी और गंदी ताकतों से कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। माया का दिल यह सुनकर जोर से धड़कने लगा। उस रात उस शांत और आलीशान कमरे में बैठे हुए उन दोनों के बीच की वह कड़क और सख्त पेशेवर दीवार पहली बार धीरे धीरे पिघलने लगी थी। माया को अब यह महसूस होने लगा था कि यह ताकतवर और सख्त इंसान असल में अंदर से बहुत ही ज्यादा अकेला और एक सच्चा साथी तलाश रहा है। सीईओ की आंखों में जो दर्द और एक अजीब सी तड़प थी, उसे माया बहुत ही आसानी से पढ़ पा रही थी। यह एक ऐसा खूबसूरत और अनकहा एहसास था जिसने उन दोनों की रूहों को एक दूसरे से बहुत गहराई से जोड़ दिया था। अगले कुछ हफ्तों के दौरान एपेक्स कॉरपोरेशन ने माया और सीईओ के उस शानदार और संयुक्त नेतृत्व में एक बहुत ही अद्भुत और अभूतपूर्व तरक्की हासिल की। विदेशी क्लाइंट जिनका विश्वास पहले उन झूठी और गंदी अफवाहों के कारण डगमगा गया था, अब वे कंपनी के साथ बहुत बड़े और नए अनुबंध साइन कर रहे थे। माया की वह शानदार और बेजोड़ व्यापारिक रणनीतियां पूरे बाजार में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुकी थीं और हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। कंपनी का मुनाफा अब अपने सबसे ऊंचे और ऐतिहासिक स्तर पर मजबूती के साथ पहुंच चुका था। कंपनी की इस शानदार और ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक बहुत ही बड़े और भव्य कॉरपोरेट समारोह का विशेष आयोजन किया। इस समारोह में दुनिया भर के सभी बड़े निवेशक और मशहूर व्यापारिक नेता हिस्सा लेने वाले थे और ये रात बहुत ज्यादा खास होने वाली थी। माया को इस पूरे भव्य समारोह की व्यवस्था और सभी प्रमुख मेहमानों की देखभाल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरी तरह से सौंपी गई थी। उसने इस बड़े काम को भी बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से बिना किसी गलती के पूरा किया। समारोह वाली उस खास शाम को माया अपने घर के शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को बहुत ही हैरानी और खुशी के साथ निहार रही थी। उसने एक बेहद खूबसूरत और शानदार गहरे नीले रंग का गाउन पहना हुआ था जो उसके पतले और आकर्षक शरीर पर बहुत ज्यादा खिल रहा था। उसके बाल बहुत ही सलीके से बंधे हुए थे और उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्का और प्यारा सा मेकअप था। यह वही गरीब माया बिल्कुल नहीं लग रही थी जो कभी फटे हुए कपड़ों में नौकरी की तलाश में भटकती थी। माया जब उस भव्य और शानदार 5 सितारा होटल के बड़े से हॉल में दाखिल हुई तो वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें अचानक उसी पर टिक गईं। वह किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी और उसकी चाल में एक बहुत ही गजब का और शाही आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। हॉल में मौजूद सभी बड़े और ताकतवर व्यापारी उसके पास आकर उसे बधाई देने और उससे हाथ मिलाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे थे। माया ने सभी का स्वागत एक बहुत ही प्यारी और गरिमामयी मुस्कान के साथ किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो कमरे के दूसरे छोर पर कुछ खास विदेशी निवेशकों के साथ बातचीत कर रहे थे, उनकी नजर जैसे ही माया पर पड़ी वे सन्न रह गए। उनका दिल एक पल के लिए पूरी तरह से धड़कना भूल गया और वे माया की उस बेजोड़ और प्राकृतिक सुंदरता में पूरी तरह से खो गए। उन्होंने अपने मेहमानों से तुरंत क्षमा मांगी और अपने भारी तथा सधे हुए कदमों के साथ सीधे माया की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगे। उनकी आंखों में केवल माया के लिए ही एक अनकहा और बहुत गहरा प्यार झलक रहा था। सीईओ जब माया के बिल्कुल करीब आकर खड़े हुए तो उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और नशीली सी मुस्कान फैली हुई थी। उन्होंने बहुत ही धीमी और जादुई आवाज में माया से कहा कि उसने आज रात अपनी इस शानदार सुंदरता से इस पूरे विशाल कमरे की सारी चमक को पूरी तरह से फीका कर दिया है। माया के गोरे गालों पर अचानक शर्म से एक लाल रंग छा गया और उसने अपनी नजरें थोड़ी सी नीचे झुका लीं। यह किसी भी आम बॉस और सचिव के बीच होने वाली कोई साधारण बातचीत बिल्कुल नहीं थी।
हॉल के अंदर एक बहुत ही धीमा और सुरीला रोमांटिक संगीत बजना शुरू हो गया था और कई जोड़े डांस फ्लोर की तरफ धीरे धीरे जा रहे थे। सीईओ ने अपना एक मजबूत और चौड़ा हाथ माया की तरफ बढ़ाया और उसे अपने साथ एक खूबसूरत डांस के लिए बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित किया। माया ने बिना किसी झिझक के अपना कोमल हाथ उनके हाथों में रख दिया और वे दोनों उस शानदार डांस फ्लोर के ठीक बीचों बीच पहुंच गए। सभी लोगों की नजरें अब केवल इस अनोखी और सबसे खूबसूरत जोड़ी पर ही पूरी तरह से टिकी हुई थीं। सीईओ ने अपना एक मजबूत हाथ माया की पतली कमर पर बहुत ही नरमी से रखा और दूसरे हाथ से उसकी कोमल उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने संगीत की धुन पर एक साथ धीरे धीरे नाचना शुरू किया, माया को ऐसा लगा जैसे दुनिया की हर एक चीज अचानक से पूरी तरह रुक गई है। उसे केवल उस ताकतवर इंसान की दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी जो उसके बहुत ज्यादा करीब था। उन दोनों के बीच अब कोई भी फासला या कोई भी पुरानी दीवार बिल्कुल भी नहीं बची थी। डांस करते हुए सीईओ ने थोड़ा सा झुककर माया के कानों के बहुत ज्यादा करीब अपनी गर्म और भारी सांसों के साथ बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसाया। उन्होंने कहा कि एपेक्स कॉरपोरेशन ने आज तक बहुत से बड़े और शानदार व्यापारिक सौदे किए हैं, लेकिन माया को इस कंपनी में लाना उनके जीवन का सबसे बेहतरीन फैसला था। माया ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाईं और उनकी उन नशीली आंखों में देखा जिनमें प्यार का एक बहुत गहरा और असीम सागर उमड़ रहा था। माया को अब अपने सबसे सुरक्षित और सही ठिकाने का पूरी तरह एहसास हो गया था। समारोह बहुत ही शानदार और शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था और एपेक्स कॉरपोरेशन की वह पूरी जीत अब पूरी तरह से दुनिया के सामने साबित हो चुकी थी। कुछ जलनखोर लोग जो अभी भी इस नई व्यवस्था से नाखुश थे, वे केवल दूर से बैठकर इस खूबसूरत जोड़ी को जलती हुई नजरों से देख सकते थे। वे लोग अच्छी तरह जानते थे कि अब माया और सीईओ की इस बहुत ही ताकतवर और अजेय जोड़ी को कोई भी साजिश या धोखा बिल्कुल नहीं हरा सकता। कंपनी का भविष्य अब पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में था। रात बहुत ज्यादा बीत चुकी थी और समारोह अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया था जब माया ने घर जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपनी शानदार और महंगी गाड़ी का दरवाजा माया के लिए खुद खोला और उसे पूरे सम्मान के साथ अंदर बैठने का प्यारा सा इशारा किया। वे माया को उसके घर तक सुरक्षित छोड़ने जा रहे थे और यह सफर उनके रिश्ते की एक बहुत ही नई और खूबसूरत शुरुआत को दर्शा रहा था। गाड़ी शहर की उन शांत और खाली सड़कों पर बहुत तेज गति से दौड़ रही थी। गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत और सुकून भरा था, जहां केवल गाड़ी के इंजन की धीमी आवाज और हल्का सा संगीत गूंज रहा था। सीईओ ने गाड़ी चलाते हुए माया से कहा कि कल से उनके सामने कंपनी के लिए कुछ नए और बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स की चुनौती खड़ी होगी। माया ने एक बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ कहा कि जब तक वे दोनों एक साथ हैं तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती उन्हें कभी भी डरा नहीं सकती है। उनकी इस बात ने सीईओ के दिल को एक अजीब सी खुशी से पूरी तरह भर दिया। गाड़ी माया के उस साधारण लेकिन साफ सुथरे घर के बाहर आकर धीरे से रुक गई और माया ने अपना पर्स उठाकर बाहर निकलने की तैयारी की। सीईओ भी गाड़ी से बाहर आए और माया को उसके घर के मुख्य दरवाजे तक सुरक्षित छोड़ने के लिए उसके साथ बहुत ही धीमी गति से चले। दरवाजे पर खड़े होकर उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में बहुत ही गहराई और प्यार के साथ देखा और कोई भी कुछ नहीं बोला। यह एक ऐसी शानदार खामोशी थी जो हजारों खूबसूरत और अनकहे शब्दों से बहुत ज्यादा भारी और सच्ची थी। सीईओ ने माया का एक हाथ अपने हाथों में बहुत ही प्यार से पकड़ा और उसके माथे पर एक बहुत ही कोमल और सम्मानजनक चुंबन अंकित कर दिया। उन्होंने कहा कि माया ने केवल उनकी इस विशाल कंपनी को ही नहीं बल्कि उनके अकेले और ठंडे दिल को भी पूरी तरह से बचा लिया है। माया की आंखें इस सच्चे प्यार को महसूस करके खुशी के आंसुओं से नम हो गईं और उसने उनके हाथ को थोड़ा सा और कसकर पकड़ लिया। यह एक ऐसा खूबसूरत और अटूट वादा था जो अब किसी भी आंधी या तूफान से टूटने वाला नहीं था। माया अपने घर के अंदर आ गई और उसने दरवाजा बंद करके अपनी पीठ को उस दरवाजे से टिका लिया, जबकि उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसने खिड़की से पर्दा थोड़ा सा हटाकर बाहर देखा तो सीईओ की वह शानदार गाड़ी अभी भी वहां खड़ी थी, जब तक कि माया के कमरे की रोशनी नहीं जली। यह छोटी सी परवाह माया के लिए दुनिया की किसी भी दौलत से बहुत ज्यादा कीमती थी। उसने अपने गाउन को बदला
और बिस्तर पर लेटकर अपनी इस नई और जादुई जिंदगी के बारे में गहराई से सोचने लगी। अगले दिन से एपेक्स कॉरपोरेशन में एक बिल्कुल ही नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला था, जहां माया केवल एक सचिव नहीं बल्कि एक मजबूत साझेदार बन चुकी थी। उसके और सीईओ के बीच का वह अटूट और गहरा बंधन अब पूरी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी और शानदार प्रेरणा का स्रोत बन गया था। रिया और उसके पिता जैसे घमंडी दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे और अब केवल सच्चाई और सच्चे प्यार का ही पूरा शासन था। माया की यह अद्भुत यात्रा अब अपने सबसे शानदार और खूबसूरत अंतिम पड़ाव की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। समय के साथ एपेक्स कॉरपोरेशन में माया और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का रिश्ता केवल एक पेशेवर साझेदारी से बहुत आगे निकल चुका था। अब वे दोनों एक दूसरे के बिना किसी भी बड़े फैसले की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कंपनी के हर छोटे बड़े काम में माया की गहरी सोच और उसका शानदार रणनीतिक दिमाग पूरी तरह से झलकने लगा था। लोग अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि माया केवल एक सचिव नहीं बल्कि इस विशाल कंपनी की असली और मजबूत धुरी है, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक दिन कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती आ गई, जो उनके अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा सौदा था। जापान की एक बहुत बड़ी तकनीकी कंपनी के साथ विलय की बातचीत पिछले कई महीनों से एक जगह पर बुरी तरह अटकी हुई थी। जापानी प्रतिनिधिमंडल बहुत ज्यादा सख्त और पुरानी सोच वाले थे, जो किसी नई कंपनी के साथ आसानी से जुड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। सीईओ इस सौदे को लेकर थोड़े चिंतित थे, क्योंकि यह एपेक्स कॉरपोरेशन के विश्वव्यापी विस्तार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण कदम था। माया ने स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से समझा और उस जापानी कंपनी के सारे पुराने रिकॉर्ड खंगालने का बहुत भारी काम शुरू कर दिया। उसने लगातार कई रातों तक जागकर उस कंपनी की संस्कृति और उनकी असली व्यापारिक जरूरतों का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। उसने एक ऐसी शानदार और बेजोड़ रणनीति तैयार की जिसमें न केवल वित्तीय लाभ था बल्कि उनके सांस्कृतिक मूल्यों का भी पूरा सम्मान किया गया था। माया की इस मेहनत को देखकर सीईओ का दिल उसके लिए प्यार और सम्मान से और भी ज्यादा भर गया था। जब जापानी प्रतिनिधिमंडल अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बातचीत के लिए एपेक्स कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यालय में पहुंचा, तो माहौल बहुत तनावपूर्ण था। सीईओ ने इस पूरी महत्वपूर्ण बैठक का नेतृत्व करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी माया के मजबूत और सक्षम कंधों पर पूरी तरह डाल दी। माया ने जापानी भाषा के कुछ सम्मानजनक शब्दों के साथ उनका स्वागत किया और फिर अपनी शानदार प्रस्तुति बहुत ही आत्मविश्वास के साथ शुरू की। उसकी गहरी समझ और बेहतरीन तर्कों ने उन सख्त जापानी अधिकारियों को पहले ही पल से पूरी तरह हैरान और प्रभावित कर दिया था। माया ने अपनी प्रस्तुति में यह साफ कर दिया कि यह विलय किसी एक कंपनी का दूसरी पर अधिकार जमाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह दो अलग अलग लेकिन बहुत ही मजबूत और शानदार संस्कृतियों का एक बहुत ही बेहतरीन और लाभदायक मिलन साबित होगा। जापानी कंपनी के मुख्य अधिकारी, जो अब तक बहुत ही गंभीर और भावहीन बैठे थे, उनके चेहरे पर भी एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने माया की इस अद्भुत बुद्धिमत्ता और उसकी शानदार दूरदर्शिता की सबके सामने बहुत ही खुले दिल से तारीफ करनी शुरू कर दी। यह ऐतिहासिक जापानी सौदा बहुत ही शानदार तरीके से और माया की शर्तों पर पूरी तरह से सफलतापूर्वक तय हो गया था। इस बड़ी जीत के बाद एपेक्स कॉरपोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनियों की सूची में सबसे ऊपर पहुंच गया। बैठक खत्म होने के बाद जब माया और सीईओ अपने कार्यालय में अकेले थे, तो सीईओ ने माया को बहुत ही जोर से गले लगा लिया। यह एक ऐसा अचानक और प्यार भरा पल था जिसने उन दोनों के दिलों की सारी बची हुई दूरियों को हमेशा के लिए पूरी तरह मिटा दिया। उस शाम सीईओ ने माया को एक बहुत ही खास और गुप्त जगह पर चलने के लिए कहा, जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। वे अपनी गाड़ी से शहर के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत और शांत पहाड़ी इलाके की तरफ धीरे धीरे जाने लगे। गाड़ी एक शानदार और बहुत ही आलीशान बंगले के सामने रुकी, जिसे सीईओ ने खास तौर पर केवल अपने कुछ निजी और शांतिपूर्ण पलों के लिए बनवाया था। वहां का नजारा इतना ज्यादा खूबसूरत और जादुई था कि माया की आंखें एक पल के लिए पूरी तरह खुली रह गईं। बंगले के बड़े से बगीचे में चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत मोमबत्तियां और लाल गुलाब के ताजे फूल बहुत सलीके से सजाए गए थे। बीच में एक छोटी सी मेज रखी हुई थी,
जिस पर माया के पसंदीदा व्यंजन और एक बहुत ही महंगी शराब रखी थी। यह सब देखकर माया का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि उसे अब धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि आज रात कुछ बहुत ही खास होने वाला है। सीईओ ने माया का हाथ पकड़कर उसे उस सजी हुई मेज के पास बहुत ही प्यार से बिठाया। रात के उस शांत और खूबसूरत अंधेरे में केवल उन दोनों की धीमी आवाजें और हल्की सी हवा की मीठी सरसराहट ही गूंज रही थी। सीईओ ने माया की आंखों में बहुत ही गहराई से देखा और कहा कि जब से माया उनके जीवन में आई है, उनका हर दिन एक खूबसूरत सपना बन गया है। उन्होंने बताया कि माया के बिना अब यह सारी दौलत और ये विशाल एपेक्स कॉरपोरेशन उनके लिए पूरी तरह से बेकार और महत्वहीन है। माया उनकी इन सच्ची और प्यारी बातों को सुनकर खुशी के मारे बिल्कुल निःशब्द हो गई थी। अचानक सीईओ अपनी कुर्सी से उठे और माया के सामने अपने घुटनों पर बैठकर उन्होंने अपनी जेब से एक बहुत ही खूबसूरत और चमकता हुआ हीरे का रिंग निकाला। उन्होंने बहुत ही प्यार और भारी आवाज में माया से पूछा कि क्या वह इस अकेले इंसान के जीवन की सबसे खूबसूरत और मजबूत जीवन संगिनी बनना स्वीकार करेगी। माया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने अपनी दोनों हथेलियों से अपना चेहरा पूरी तरह से छिपा लिया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा खुशी देने वाला अनमोल पल था। माया ने अपनी डबडबाई हुई आंखों से उस महान इंसान को देखा और अपना सिर बहुत ही तेजी से हाँ में हिला दिया। सीईओ ने वह शानदार हीरे की अंगूठी माया की कोमल उंगली में पहना दी और उसके हाथ को अपने होठों से बहुत ही प्यार से चूम लिया। उन्होंने माया को अपने मजबूत हाथों में उठाकर गोल गोल घुमाया और उन दोनों की खुशी भरी हंसी उस पूरे शांत बगीचे में बहुत जोर से गूंज उठी। यह एक ऐसा सच्चा और पवित्र मिलन था जिसे दुनिया की कोई भी ताकत अब कभी नहीं तोड़ सकती थी। अगले दिन जब यह बड़ी और शानदार खबर पूरी दुनिया के सामने आई तो हर कोई पूरी तरह से हैरान और खुश था। एपेक्स कॉरपोरेशन का शक्तिशाली मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपनी ही उस साधारण सचिव से शादी करने जा रहा था जिसने पूरे भ्रष्टाचार को खत्म किया था। समाचार पत्रों और बड़े टीवी चैनलों पर केवल माया और सीईओ की इस खूबसूरत और प्रेरणादायक प्रेम कहानी की ही भारी चर्चा हो रही थी। जो लोग कभी माया की गरीबी का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसके इस शानदार और ऊंचे नसीब को देखकर पूरी तरह से जल रहे थे। शादी की भव्य तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से शुरू हो गई थीं और पूरे शहर में इस शानदार शादी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह था। सीईओ ने यह पूरी तरह से साफ कर दिया था कि यह शादी शहर के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा भव्य शादी होगी। दुनिया भर के बड़े नेता, ताकतवर व्यापारी और कई मशहूर हस्तियां इस ऐतिहासिक और शानदार विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अपना कार्यक्रम बना रहे थे। माया खुद अपनी शादी के हर एक छोटे बड़े काम की बहुत ही बारीकी से निगरानी कर रही थी। माया की सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि उसकी इस शादी में उन सभी गरीब और अनाथ बच्चों को भी जरूर शामिल किया जाए। उसने अपने पुराने अनाथालय और गरीब बस्ती के सभी लोगों के लिए एक बहुत ही खास और शानदार व्यवस्था करने का आदेश दिया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह चाहे जितनी भी बड़ी और अमीर क्यों न बन जाए, लेकिन अपनी जड़ों को कभी भी पूरी तरह से नहीं भूल सकती। सीईओ ने माया के इस दयालु और महान विचार का बहुत ही खुले दिल से और खुशी के साथ पूरा समर्थन किया। शादी का वह शुभ और शानदार दिन आखिरकार आ ही गया, जिसका सबको बहुत ही बेसब्री से और लंबे समय से इंतजार था। एपेक्स कॉरपोरेशन के मुख्य मुख्यालय को हजारों रंग बिरंगे फूलों और बहुत ही खूबसूरत रोशनियों से एक शानदार महल की तरह सजाया गया था। हर तरफ बहुत ही सुरीला और मीठा संगीत बज रहा था और मेहमानों के आने का सिलसिला बहुत तेजी से शुरू हो चुका था। सुरक्षा के बहुत ही कड़े और मजबूत इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना या कोई बाहरी बाधा बिल्कुल भी ना हो सके। माया अपने शानदार और भव्य सजे हुए कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत लाल और सुनहरे रंग के भारी लहंगे में बिल्कुल तैयार बैठी थी। उसका रूप आज इतना ज्यादा निखरकर सामने आ रहा था कि कोई भी उसे देखकर पलकें झपकाना पूरी तरह से भूल जाता। उसके गले में भारी हीरों का एक बहुत ही कीमती हार था जो सीईओ ने उसे खास इस ऐतिहासिक दिन के लिए बड़े प्यार से तोहफे में दिया था। माया के चेहरे पर एक बहुत ही शांत और अजीब सी खुशी थी जो उसके दिल की गहराई से आ रही थी। जब माया धीरे धीरे चलकर शादी के उस विशाल और मुख्य मंडप की तरफ आ रही थी तो सभी लोगों की नजरें बस उसी पर टिक गईं।
उसके हर एक कदम के साथ वहां का माहौल और भी ज्यादा पवित्र और जादुई होता जा रहा था, जो सबको बहुत सुकून दे रहा था। सीईओ मंडप में पहले से ही खड़े हुए थे और माया को अपनी तरफ इस तरह आता देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वे अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतने ज्यादा खुश और इतने ज्यादा पूर्ण महसूस नहीं कर रहे थे। पंडित जी ने बहुत ही पवित्र और प्राचीन मंत्रों का जोर से उच्चारण करना शुरू किया और विवाह की सारी रस्में बहुत ही विधि विधान से होने लगीं। उन दोनों ने पवित्र अग्नि के चारों तरफ एक साथ फेरे लिए और हर फेरे के साथ एक दूसरे का हमेशा साथ निभाने का अटूट वादा किया। जब सीईओ ने माया की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया तो पूरा हॉल बहुत ही जोरदार तालियों से गूंज उठा। माया अब आधिकारिक तौर पर एपेक्स कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी मालकिन और सीईओ की पत्नी बन चुकी थी। शादी के बाद एक बहुत ही बड़ी और शानदार दावत का आयोजन किया गया था, जिसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन और महंगे व्यंजन परोसे गए थे। माया ने अपनी उस भारी पोशाक में भी जाकर अपने सभी पुराने गरीब दोस्तों और अनाथालय के बच्चों से बहुत ही प्यार से मुलाकात की। उसने उन सभी बच्चों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई और उनके चेहरों पर जो सच्ची खुशी थी, उसने माया के दिल को पूरी तरह से जीत लिया। सीईओ भी अपनी पत्नी के इस महान और दयालु स्वभाव को देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे थे। इस शानदार और ऐतिहासिक शादी के बाद उन दोनों ने अपना एक बहुत ही खूबसूरत और लंबा हनीमून स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में बिताने का फैसला किया। वहां बर्फ से ढके हुए ऊंचे पहाड़ों और शांत झीलों के बीच उन्होंने अपने इस नए रिश्ते को और भी ज्यादा गहराई से जाना और समझा। माया को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत ही सुंदर और जादुई परी कथा का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, जहां कोई भी दुख नहीं है। उनका यह सफर उनके जीवन के सबसे बेहतरीन और कभी न भूलने वाले पलों में से एक था। हनीमून से वापस लौटने के बाद माया ने फिर से पूरे जोश और नई ऊर्जा के साथ एपेक्स कॉरपोरेशन का सारा काम बहुत मजबूती से संभाल लिया। लेकिन अब उसकी भूमिका पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि अब वह एक साधारण सचिव नहीं बल्कि कंपनी की एक बहुत बड़ी और सम्मानजनक मालकिन थी। उसने कंपनी में कई ऐसी नई और शानदार कल्याणकारी योजनाएं लागू की जिनसे सभी गरीब और छोटे कर्मचारियों का बहुत ज्यादा फायदा हो सके। माया का मानना था कि एक सच्ची और बड़ी कंपनी वही होती है जो अपने सभी कर्मचारियों को अपना परिवार माने। रिया और उसके पिता का घमंड अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और वे अपनी गंदी साजिशों की सजा जेल की सलाखों के पीछे काट रहे थे। उनकी सारी अवैध संपत्ति को सरकार ने पूरी तरह से जब्त कर लिया था और समाज में उनका कोई सम्मान बिल्कुल नहीं बचा था। ये एल्वान में माया की उस महान सच्चाई की सबसे बड़ी जीत थी जिसने बुराई के इतने बड़े और ताकतवर पहाड़ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। एपेक्स कॉरपोरेशन अब ईमानदारी और मेहनत का एक बहुत ही शानदार उदाहरण बन चुका था। साल बहुत तेजी से बीतते गए और माया तथा सीईओ का वह खूबसूरत और मजबूत रिश्ता समय के साथ साथ और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। माया ने अपनी कड़ी मेहनत और अपने तेज दिमाग से एपेक्स कॉरपोरेशन को सफलता के ऐसे शानदार शिखर पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना किसी का भी सपना होता है। अब वह पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर और प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में सबसे ऊंचे स्थान पर बहुत ही शान से गिनी जाती थी। उसने साबित कर दिया था कि एक इंसान अपनी कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। उन दोनों की जिंदगी में एक नई और शानदार खुशी तब आई जब माया ने एक बहुत ही प्यारे और सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस छोटे से बच्चे की पहली किलकारी ने उनके उस विशाल और शानदार महल जैसे घर को एक बहुत ही सच्ची और असीम खुशी से पूरी तरह भर दिया। सीईओ अपने उस छोटे से बेटे को अपने मजबूत हाथों में लेकर बहुत जोर से रोए थे, क्योंकि उनका परिवार अब पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका था। माया के लिए यह उसकी उस लंबी और कठिन यात्रा का सबसे बड़ा और मीठा फल था। माया अक्सर अपने उस शानदार कार्यालय की बड़ी सी खिड़की के पास खड़ी होकर शहर के उस शांत और खूबसूरत नज़ारे को बहुत गहराई से देखा करती थी। उसे याद आता था कि कैसे वह एक गरीब और असहाय लड़की के रूप में इस शहर में अपना वजूद तलाशने के लिए आई थी। उसे रिया जैसे घमंडी लोगों के ताने और उन मुश्किल हालातों का सारा सामना करना पड़ा था जो किसी भी कमजोर इंसान को आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी
और हमेशा सच्चाई के उस कठिन रास्ते पर चलती रही। आज जब वह अपने उस प्यार करने वाले पति और अपने प्यारे से बच्चे को देखती है तो उसे अपनी वह सारी पुरानी और भारी थकान पूरी तरह भूल जाती है। उसका जीवन अब एक ऐसी शानदार किताब बन चुका है जिसका हर एक पन्ना संघर्ष और बाद में मिली उस महान ऐतिहासिक जीत की गवाही देता है। माया की इस प्रेरणादायक कहानी ने न जाने कितनी ही गरीब और बेसहारा लड़कियों को अपने बड़े सपने पूरे करने की नई उम्मीद और ताकत दी है। वह अब सभी के लिए एक बहुत बड़ी शानदार मिसाल बन चुकी थी। एपेक्स कॉरपोरेशन की हर एक दीवार और हर एक कोना माया की इस महान बुद्धिमत्ता और उसके उस असीम साहस की बहुत ही शानदार गवाही देता है। वह कंपनी जो कभी भारी भ्रष्टाचार और गंदी राजनीति के एक खतरनाक दलदल में बुरी तरह से फंसी हुई थी, आज वही विशाल कंपनी पूरी दुनिया में अपनी ईमानदारी और महान कार्यशैली के लिए सबसे ज्यादा जानी और पूरे सम्मान के साथ मानी जाती है। यह सब केवल माया की उस अटल इच्छा शक्ति और उसके कभी न हार मानने वाले मजबूत जज्बे के कारण ही संभव हो पाया। सीईओ ने माया का हाथ बहुत ही प्यार से थाम लिया और उसके माथे पर एक बहुत ही मीठा और सम्मानजनक चुंबन करते हुए उसे अपने करीब खींचा। उन्होंने कहा कि माया के बिना उनका यह जीवन और यह पूरा साम्राज्य पूरी तरह से खाली और बिल्कुल बिना किसी अर्थ के होता। माया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर उनके चौड़े और मजबूत सीने पर रख दिया और अपनी आंखें पूरी तरह से शांति और सुकून के साथ बंद कर लीं। यह प्यार और विश्वास का एक ऐसा मजबूत और अटूट रिश्ता था जो जन्मों तक चलने वाला था। माया की यह कहानी केवल एक गरीब लड़की के अमीर और ताकतवर बनने की कोई साधारण सी और छोटी कहानी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की और घमंड पर सच्चाई की एक बहुत ही महान और ऐतिहासिक जीत की सबसे बेहतरीन और शानदार कहानी थी। इसने पूरी किसी अंदाना से अभी समंद ही की जान दुनिया को यह साफ संदेश दिया कि चाहे सामने वाला दुश्मन कितना भी ज्यादा ताकतवर और खूंखार क्यों न हो, अगर आपके अंदर सच्चाई और लड़ने का असली साहस है तो जीत हमेशा आपकी ही होती है और कोई भी आपको हरा नहीं सकता। इस तरह एक गरीब और साधारण सी लड़की जिसने केवल एक अच्छी सचिव बनने का छोटा सा सपना देखा था, वह आज इस विशाल और ताकतवर दुनिया की रानी बन गई। उसने अपने खिलाफ रची गई हर एक गंदी साजिश और हर बड़े धोखे को अपनी बुद्धिमत्ता की उस तेज तलवार से पूरी तरह से काटकर रख दिया। माया ने अपना और अपने जैसे कई और लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया जो कभी समाज के बहुत ही निचले और गरीब स्तर पर थे। उसकी यह शानदार और महान कहानी अब हमेशा के लिए अमर और ऐतिहासिक हो चुकी थी।